साबली केंजा ऊंचाई पर बने मल्ला देवी के मंदिर जाने के विषय में बहुत ही उत्साही नहीं है। बेबी का आग्रह है कि वहां जाएं, क्योंकि ये डीडी शिव पूजन करने इसीलिए नहीं आया है कि देवी भक्त है। जीन सिम्मंस इसकी कुल देवी ठहरी। अगर बेबी डीडी मल्ला देवी मंदिर जाएंगे तो कौतिक के दर्शक गण साथ जरूर जाएंगे और रखवाली साबुली केंजा भी अपने दुखते बूढ़े पांवों को घसीटेंगी किसी तरह। छोटा सा है मल्ला देवी का मंदिर, उपेक्षित सा। यहां से हिमालय की बहुत ही रोमांचकारी झांकी मिलती है। भक्त कम आते हैं इधर, सौंदर्य प्रेमी सभी आते हैं अपने सामने एक लंबे चक्रांश में फैले हिमाच्छादित शिखर देखने के लिए। गंगोली हाट से भी हिमालय का कुछ ऐसा ही भव्य आतंकप्रद दर्शन किया था बालक डीडी ने कभी। प्रतिदिन होश संभालने से लेकर 10 वर्ष की आयु तक कालिदास को हिमालय आनंद मत महादेव का पूंजीभूत अट्टहास लगा था। सुनते हैं, बालक डीडी ने कुछ अधिक लौकिक स्तर पर इन चोटियों से एक तरह की बेचैन कर देने वाली चुनौती आती हुई सुनी है। मानो कह रही हो हंसकर, तू अधम, हमारी तरह गर्वोन्मत्त कभी हो नहीं सकेगा। हिमालय उसके लिए अपनी आकांक्षा का आदर्श रहा है, रूपक बना है। निष्कलंक हिम और बिवाई पड़े नंगे पांव, ये 2 स्थायी प्रतीक हैं उसके मानस के काव्य के। स्वर्गारोहिणी उसके स्वप्नों की भाषा में सबसे अधिक व्यवहृत शब्द है। वो भीतर नहीं गया है मंदिर के, यहीं बाहर खड़ा है और देख रहा है हिमालय। लड़कियां घंटियां बजा रही हैं, वो सुन रहा है टिनमिनाहट। थपकियां सी दे रही है ये टिनमिनाहट उसे। उसके सारे बचपन की पृष्ठभूमि में यही टिनमिनाहट गूंजती रही है, यही टिनमिनाहट और बलि के बकरे की मिमियाहट। दिव्य शांति और दानवी यंत्रणा पर्याप्त हुए ये 2 स्वर उसे जीवन संगीत की पकड़ देने के लिए। क्यों अनुभव कर रहे हो तुम इस क्षण? क्यों अनुभव करते रहे हो तुम बहुधा? ठंडी धरती पर बकरे के गर्म खून का तुम्हारे नंगे पांवों की ओर बहकर आना और गंगोली हाट के काली मंदिर में कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों और अन्य भक्तों द्वारा प्रदत्त उन समस्त छोटी बड़ी घंटियों का एक साथ बज उठना। जब ये अनुभव कर रहे होते हो, क्यों एक साथ भयभीत, रोमांचित और उदास हो उठते हो तुम? इस समय जब देख रहे हो तुम अपनी आकांक्षा का ये हिमादर्श, संतुष्ट हो अपने से कि असंतुष्ट? किसी ओलंपिक खिलाड़ी की जैसी एकाग्रता, तन्मयता से तुम शब्दों का अभ्यास करते आए हो, इस आशा में कि वो एक परम विशिष्ट सर्वशक्तिप्रद शब्द तुम्हें मिल जाएगा। तुम भिन्न हो जाओगे, उच्चतर हो जाओगे, अतिक्रमण कर सकोगे अपनी अनाथ नियति और परिस्थिति का। क्यों तुम अपने को देखते रहते हो? कलम बनाम तलवार पर सबसे अच्छा निबंध लिखने का संकल्प लेकर गोधुली बेला बचुली बुआ के घर दरिद्रों की खुबानी कुसिमारू के पेड़ के तले बैठे हुए, गोरुओं के थान के पास बांज, पात, घास, गोबर, गोमूत्र की काय गंध से गिरे हुए और इसी हिमालय को देखते हुए। क्यों तुम सुनते हो बादामी कागज की उस कापी पर कलम से लिखे अपने शब्दों के ऊपर मंडराती अपनी बुआ की पुकार, ओ देव्या यहाँ ओला। और क्यों तुम देखते हो अपने को शब्द साधना छोड़कर कोई तुच्छ सा काम करने के लिए जाते हुए, मूढ़ फूफा की चिलम भरने, लकड़ियां काटने, बाजार से कड़वा तेल लाने? क्यों तुम सुन रहे हो उन सबको जो तुम्हें पुकारते रहे हैं जब जब तुम शब्द साधना करने बैठे हो, ये जानकर कि यही साधना तुम्हें इस पुकार से परे पहुंचने में समर्थ बना सकती है? क्यों तुम गिनते रहते हो वो समस्त अर्थ विराम जो इन पुकारों के सौंपे हुए कामों ने तुम्हारे अध्ययन अभ्यास में लगाए हैं? इन अर्थ विरामों की नसैनी बनाते हुए कितने निकट आ चुके हो तुम उस अपने शब्द के, उस स्वर्ग के। तुम अपनी दृष्टि हटा रहे हो हिमालय से, क्योंकि वहां से भी टकरा टकरा कर उसी पुकार की प्रतिध्वनि आती है, ओ देव्या, ओ देव्या। तुम लखनऊ में थे जब गंगोली हाट में तुम्हारी बुआ बीमार पड़ी और मरी। तुम गए नहीं। तुम्हारी इंटर की परीक्षा थी। तुम्हारा एफए में सारे उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान रहा।
तुम विश्वविद्यालय में पढ़ने की बात सोच सके। तुम्हारे इलाहाबाद वाले चाचा तुम्हें बुलाने को राजी हुए ताकि तुम वजीफे में पढ़ सको। उनके कूड़ मगज बच्चों को मुफ्त पढ़ा दो, घर का कामकाज कर दो। ये क्या, तुम इन लोगों को, अपनी नायिका को छोड़कर कहां जाने लगे? अरे अब अपराध बोध कैसा? इस अपराध का तो तुम प्रायश्चित कर चुके अपनी कहानी परीक्षा में। कितनी कुशलता से बुना है तुमने परीक्षा की तैयारियों और मां की बीमारी के संवादों को। कहानी में बुआ मां बन गई हैं। तुम तो जानते ही हो कि कहानी परीक्षा को सभी आंदोलनों ने सराहा है। परिमलियों और प्रगतिशीलों दोनों ने श्रद्धा से उसका उल्लेख किया है। अच्छा, तुम सुनना नहीं चाहते साहित्य समीक्षा। तुम ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे? इस उतार पर तेज तेज चलते हुए, पीछे से तुम्हें पुकारती आती नायिका को अनदेखी अनसुनी करते हुए ये क्या कह रहे हो तुम कि उस बादामी कागज पर तुमने कुल एक शब्द लिखा है, मैं, और उस मैं पर बुढ़िया बुआ की वही पुकार मंडराती रही है, ओ दिव्या यहाँ वाला। कि तुम्हारे मुंह में कुल एक स्वाद है, बुआ के श्राद्ध के बाद गांव से आए पंचमेवा प्रसाद पितरसेक का। उस स्वाद से आज तक तुम्हें मितली आ रही है। तुम जानना चाहते हो क्यों नहीं हो सका मैं एक साथ उस निपूती बुढ़िया के मरण कक्ष में और अपने परीक्षा भवन में? क्यों नहीं मेरा एक मैं वहां गंगोली हाट जाकर मुखाग्नि दे सका, और दूसरा मैं लखनऊ में गणित का पर्चा? मैं कई मैं क्यों नहीं हो सकता? बलि का पशु बनने से कब मैंने इनकार किया, किंतु ऐसा क्यों करते हो कि दुविधा बनी रहती है सदा, इसके यज्ञ में बनूं कि उसके? क्यों ऐसा करते हो कि एक यज्ञ सदा मेरा भी होता है? क्यों नहीं तुम मुझे बना देते ब्रह्मांड व्यापी विराट बलि पशु, कि मेरा ये मैं मेरे लिए नहीं प्रत्येक जन के खड़क को संतोष दे सके? नायक की इस अति नाटकीय मनःस्थिति पर, जो उसे एक ही छलांग में आरण्यकों में पहुंचाए दे रही है, अवसाद के इस ढाल पर, उसकी उत्तेजित सारस नुमा चाल पर नायिका की तरह हम भी थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं। उसके इस तरह बात को कहां से कहां पहुंचाकर बार बार मानो अपने से ही रूठ जाने पर नायिका की तरह न्यौछावर हो सकना हमारे लिए अलबत्ता कठिन हो सकता है। अरे कहाँ जा रहा? किससे हो रहा नाराज? नायिका पूछती है अपने से। मुझे जाने दे, मैं कहीं अकेला बैठना चाहता हूं। मैं भी बैठना चाहती हूँ, और वहीं जहां तू। मैं कुछ नहीं करूंगी, बस तुझे नाराज बैठा देखती रहूंगी। मैं उदास हूं इस वक्त, मुझे तंग मत कर। जब भी मैं नहीं होती तो उदास हो जाता। तुझे तो मैं ही खुश कर सकने वाली हुई। चल हम भाग जाते हैं, नहीं तो वो लोग आ जाएंगे। हम देख नहीं सकेंगे एक दूसरे को अकेला बैठा हुआ। अपने को तो रोज ही देख रहे अकेला बैठा हुआ, नहीं? तू वहां बंबई में, मैं वहां अल्मोड़ा में। चल। वो तेजी से दौड़ गए हैं नीचे की ओर। नायक अनमना सा नायिका द्वारा खींचा जाता सा। पीछे से तेज तेज आ रही लड़कियां और उनके पीछे हैं साबुली केंजा, हाफ हाफ कर कह रही हैं, ओ नानटिनो नानटिन्योल नहीं करो हो। बच्चों बचपना मत करो। मोड़ पर नायिका नायक को अपने साथ खींचती सी पगडंडी से हटकर पेड़ों की ओट छिप जाती है। वो मुस्कुराते हुए देख रही है कि पछयाती लड़कियां और साबुली केंजा आगे निकल गई हैं। वो होठों पर उंगली धरे नायक को लिए जा रही है एक झुरमुट में, और नायक की आंखें कह रही हैं, मुझे इस तरह का बचपना मस्खरापन पसंद नहीं। लेकिन तुम्हें पता नहीं है, इसके पिता ऐसे ही ले जाते हैं उपहार देने के लिए। वो जानना चाहती है कि तुम दुखी क्यों हो। तुम पहले कुछ नहीं कहते और कहने लगते हो तो पूरी रामायण ही। तुम नहीं चाहते कि कहीं उसको शिकायत हो। तुम आत्म करुणा के शिकार हो कि तुम लोगों की शिबो शिबो चाहते हो। इसलिए तुम अपनी उदासी का एक पेचीदा फलसफा सा बनाकर पेश करते हो। वो सब हिमालय विमालय बादामी कागज पर मंडराती पुकार, टिनमिनाहट, मिमियाहट, वो तमाम दिव्य क्यों इलेक्ट्रॉनिक संगीत कुछ इतना अधिक है तुम्हारी बातों में। वो विशेष कुछ समझ नहीं पाती।
बीच बीच में तुमसे ऐसे सवाल करती है नायिका जिनसे पीड़ा और उदासी के अमूर्तन के तुम्हारे प्रयास लड़खड़ा जाते हैं। तुम धरती पर नंगे पांवों की ओर बहती उष्ण रक्त धारा का निरूपण करते हो और वो जानना चाहती है गंगोली हाट में बलि दिए जाने का ब्यौरा। वो जानना चाहती है कब तक नंगे पांव जाते रहे तुम स्कूल, कितनी दूर था स्कूल, नमी और ठंड से पांव की उंगलियों के बीच कद्या हो जाते थे तो तुम उस पर क्या लगाते थे। तुम्हें इस ब्यौरे में वो अमूर्तन भुला देना है और फिर भी कुछ ऐसा नहीं कहना है जिसमें आत्म करुणा की गंध हो। कठिन परीक्षा है। वो तुम्हारी उदासी को मूर्त रूप में देखना चाहती है, छूना चाहती है, मिटाना चाहती है। इतना भी नहीं समझ सकते तुम। उस उदासी का कोई मूर्त रूप अगर वो देख पा रही है तो तुम्हारी आंखों की कोर की नमी जिसे अब वो पोंछ रही है अपनी तर्जनी से। हिमालय देखकर भी, इतनी सुंदर जगह आकर भी उदास हो जाने वाला कैसा हुआ रे तू? मैं तो ना जब ऐसी जगह पर आती हूं मेरा और ही मन लगता है। कहा मुझे लगता है मैं यहां पहले भी कभी आ रही। हाथ पकड़कर वो उठा रही है तुम्हें, झुरमुट की कगार पर ले जा रही है तुम्हें। एक हाथ से दिखा रही है उन्हीं गर्वोन्मत्त पर्वतों को, कह रही है बहुत पहले भी ऐसा ही था। कहा बहुत पहले भी मैं कभी यहां आ रही। क्यों लगता होगा ऐसा? बहुत खुशी जैसी होती है मुझे। तुम बाज नहीं आ रहे हो अपनी साहित्यिकता से और अवरुद्ध कंठ से कह रहे हो उससे, हाँ ये सुंदर सृष्टि पहले भी थी। हाँ तू पहले भी आई थी यहां, मैं भी आया था, बार बार आया हूं और हर बार तेरे अयोग्य पाया गया हूं। हर बार। इस बार भी। उसने दोनों बाहें गले में डाल दी है, कह रही है वो तू जब बोलता है ना ये बड़ी बड़ी बातें तब जानता है क्या होता है मन मेरा? मैं तेरा मुंह बंद कर दूं। मुंह जो बंद होगा किसे पता चलेगा कि तू उदास है, कि तू अकेला है। और तो तेरा कोई इलाज नहीं सूझ रहा मुझको। ओके। वो दृष्टि उठाकर तुम्हें देख रही है। उसकी गदोलियों ने तुम्हारे सिर पर फंदा डाल दिया है और वो तुम्हारे होठों को अपने होठों की ओर ला रही है। वो कह रही है अपना जुकाम मत सराना और अपनी उदासी भी। तुम्हें कोंच गए हैं ये वचन, तुम्हें याद आ गए हैं वहां मलाड बंबई की खोली में जीन सिमंस की लालसा को समर्पित वे तमाम लिजे क्षण। तुम्हारे होंठ उसके होठों को कुचल कर रख देना चाहते हैं। तुम दोनों गिर रहे हो पिरूलों के बिछौने पर। मैंने आपसे आरंभ में निवेदन किया था कि मैं भदेश का पक्षधर नहीं हूं। इस बुढ़ापे में मेरा युवा प्रेम की कथा लिखना अपने में ही पर्याप्त आपत्तिजनक है। इस पर मैं युवा प्रेम के कतिपय अश्लील और जुगुत्साजनक प्रसंगों का चित्रण करने लगूं तो स्थिति असह्य हो जाएगी। नायक नायिका इधर बराबर चुंबन, आलिंगन और अंग संधान में रत रहे हैं, किंतु मैं हिमालय की तरह निर्विकार रहा हूं। अगर वे संभोग करते तो शायद कथा के लिए उसकी महत्ता समझते हुए मैं इस अनुष्ठान का थोड़ा वर्णन करता। कोरी खिलवाड़ अधिक आपत्तिजनक प्रतीत होती रही है सुधीजनों को, इसलिए मैंने लेखनी रोक रखी है, किंतु इस खिलवाड़ की भदेश पराकाष्ठा का उल्लेख करने को मैं विवश हूं। औचित्य स्वरूप दो एक बातों की ओर आपका ध्यान दिलाने की अनुमति चाहूंगा। पहली ये कि नायक और नायिका दोनों को ही ये घटना विशेष रूप से याद रह गई है। इसे हम उनकी स्मृति का विकार कहना चाह सकते हैं, किंतु ये एक विस्मयकारी तथ्य है कि इस प्रकार का विकार हर किसी की स्मृति में पाया जाता रहा है। मेरे एक मित्र को अपने बैरिस्टर पिता के विषय में विशेष रूप से यही याद रह गया था कि वो अपान वायु छोड़ते हुए पूछते थे कि थान कौन फाड़ रहा है। स्वयं मैं जब अपने पंडित पिता को याद करने बैठता हूं तब उनका वो दातून को चबाते चले जाना, खकारना, थूकना और बात बात में और जय तो भाई कहना और माचू माचू माँ की गाली का जाप करना ही
मानस में उभरता है। वो तब जबकि मेरी सारी शिक्षा दीक्षा उनके श्री चरणों में हुई। निश्चय ही वो मुझे अवसर दे गए कि उन्हें अन्यथा भी याद कर सकूं। स्मृति क्यों तुच्छ को महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण को तुच्छ मानती है। जितना प्रौढ़ होता जाता है मानव, क्यों उतनी ही बचकानी हुई जाती है, बचपन की ओर लौटने लगती है स्मृति। ये मुझ अवकाश प्राप्त निर्वृत्ति के लिए विस्मय का विषय है, आपके लिए कदाचित न हो। औचित्य स्वरूप मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उस क्षण का वर्णन आवश्यक है जिस क्षण नायक नायिका पकड़े गए, उन्हें खोजते हुए आए चौकीदार उदय सिंह, साबुली केंजा और लड़कियों द्वारा। वो तब क्यों नहीं पकड़े गए जबकि उनमें उदासी पर चर्चा चल रही थी और नायिका अपनी तर्जनी से आंसू पोंछ रही थी, या तब जबकि वो देख रहे थे हिमालय, या तब जबकि खुशी और उदासी के आदान प्रदान का प्रसंग छिड़ा हुआ था, या तब जबकि आलिंगनबद्ध थे वो दोनों। मैं कह नहीं सकता। दुस्साहस ही होगा यदि मैं इस संदर्भ में ये अटकल लगाऊं कि विधाता भी निरा मस्खरा है। खैर, कुछ तो विनोदी प्रवृत्ति होगी उसकी कि नायक नायिका तब पकड़े गए जब वे और कुछ नहीं, पेशाब कर रहे थे, एक दूसरे को देखते हुए, दिखाते हुए उस सुरम्य और पवित्र स्थल पर। वैसे विधाता के विनोदी स्वभाव का परिचय देने के लिए क्या यही पर्याप्त नहीं कि उसने मल निष्कासन और काम क्रीड़ा के लिए अलग अलग अंग बनाना अनावश्यक समझा। खैर, मैं इन बच्चों की ओर से आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा। वो ऐसा हुआ, बात में से बात निकलती गई और कहां से कहां पहुंच गई। नायक ने अपना उदासीनता वाला वो तार फिर जरा सा छेड़ा था। इस पर नायिका ने कहा, तू मेरे साथ रहो, मैं तुझे खुश रहना सिखा दूंगी। वो बोला, कहीं मैंने तुझे उदास रहना सिखा दिया तब? मूर्ख थोड़ी हैं तेरे पंडित पिता जो मुझे तेरे अयोग्य पा रहे हैं और तेरा विवाह उस डॉक्टर से करा रहे हैं। वो करा रहे हैं, मैं कर्जों क्या ले रही हूं? मैंने भी तो ठहरा रखी किसी जने से अपनी शादी। मैंने उसे अपने बाबू की ओर से जनेऊला कर दे दिया है। कृतज्ञ नायक ने अपनी उदासी को मुस्कान में ढाला और कहा, ऐसे थोड़ी हो जाती है शादी पगली। देख, बाकी जैसे होती है उसकी तैयारियां तो मेरे घर पर हो ही रही हैं। यहां से तू अल्मोड़ा जा, कह दे मेरे बाबू से शादी आपकी बेटी की जरूर होगी, निश्चित तिथि को होगी, पर मुझसे। इस पर नायक चुप रहा। तब नायिका ने कहा, चुप क्या है? अच्छी नहीं लगती मैं? उस मेम के साथ करता है शादी जिसके साथ तू दयादी के घर गया? वो तो बहुत बड़ी है। बड़ी कैसी? बोजू जैसी या ईजा जैसी? ईजा जैसी। वो अपने को मेरी मम्मी कहती है। अच्छा वो मेरी सासू हुई। क्या करता है फिर है? मेरी सासू से शादी करता है क्या? मुझसे तो तू करना नहीं चाहता। करना जो चाहता मुझे भगा ले जाता, पर कहां से? तू तो मुझे याद भी नहीं करता। चिट्ठी हो, बातचीत हो, तुझे हमेशा अपनी उदासी, अपनी किताबें, अपना गुस्सा, यही सब याद आने वाला हुआ। मैं तुझे बहुत याद करता हूं। अच्छा करता है तो ये बता, तेरी यादों में ये बेबी क्या करने वाली हुई? बहुत सारी बातें। उनमें से सबसे अच्छी बात क्या ठहरी? तू एक गुसलखाने में नहाकर कपड़े पहन रही होती है। ओइजा, तो कपड़े पहनने से पहले मैं नंगी भी दिखने वाली ठहरी? हाँ। क्या मिलता होगा नंगी देखने में? क्या मिलता है? क्या मिलता है कोई भी सुंदर वस्तु या जगह देखने में? पहाड़, नदी, झरना, जंगल। जैसे इस प्रकृति को देखता हूं वैसे ही तेरी देह को भी देखना चाहता हूं। मैं पूछ रही, सुंदर वस्तु मेरी वही वही ठहरी क्या? और सुंदर जगह भी बस वही? वो हंसा। एक कोहनी का सहारा लेकर उसने अपना सिर धड़ उठाया और पूछा, अच्छा एक बात बता, तुझे नहीं होती कभी ऐसी कोई इच्छा, जिज्ञासा? नंगा देखने की तुझे?
उसने कहा और हंसी से वस्तुतः लोटपोट होने लगी। अरे तुझे जो वहां नैनीताल में देखा था टट्टी में, मैं तो उसी से धन्य हो गई रे। नायक उसे दबोचने को उठा तो वो भागने लगी, और जब नायक उसे पकड़ने दौड़ा तो एक पेड़ की ओट से होकर उसने सिर निकाल कर कहा, होती है रे मुझे भी इच्छा, जिज्ञासा, जो भी तू कहता होगा उसे। होती है कि देखूं लड़के सुसु कैसे करते हैं। अब जो नायक उसकी ओर लपका तो वो भागी नहीं, बोली, क्यों, दिखाएगा सुसु करके। नायक ने नायिका को बाहों में भरा और नायिका ने ऐसा आलिंगन किया जिसमें पीढ़ी तक और लता वेष्टि तक दोनों का सम्मिश्रण था। पेड़ के तने से नायक को दबाकर वो उससे लता की तरह लिपट गई। तदंतर नायक ने कुछ मदन छत्र आदि नायिका के विभिन्न अंगों का मर्दन करके असती, सुभगा आदि नाड़ियों में प्रस्फुरण पैदा करने का यत्न किया। उसने साथ ही नायिका को निर्वसन करने की भी चेष्टा की। मारगांठ विशेषज्ञ ये बालक अपने काम में ऐसी उतावली दिखा रहा था। नायिका की नाड़ियां जगाने में अपनी नाड़ियां इतने प्रचंड वेग से जगा चुका था कि बस देखते ही बनता था। यों सुधीजन न देखें तो उनकी या कथानक की क्षति होने की कोई आशंका नहीं। पूर्व राग का विस्तृत विधि सम्मत वर्णन प्राचीन साहित्य में उपलब्ध है ही, और अगर हमारा हड़बड़ नायक सब कुछ गड़बड़ ही किए चला जा रहा है तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि सुधीजन विचार मग्न हो उठे। आचार्य वात्स्यायन बता गए हैं कि राग समय और नियमों के बंधन की अपेक्षा नहीं रखता। उसमें सर्वत्र सब कुछ हर कहीं वाली स्थिति भी आ जाती है कभी कभी। हम न भी देखें नायक की ये स्थिति, किंतु नायिका को देखने से रोकना हमारे वश का नहीं। लता वेष्टि तक में यूं भी नायक का मुंह झुकाकर देखने का विधान है, साथ में धीमे से सी सी करना होता है। नायिका हमारी ही करती रही और जोर जोर से। नायक को यह अटपटा लगा। उसने जानना चाहा कि क्यों हंस रही है। नायिका ने कहा, तेरा मुंह हास्य लग रहा है रे। नायिका का यह कथन तथ्य वर्णन मात्र था। कामोत्तेजना के क्षण नायकों के चेहरे अनादिकाल से परम हास्यास्पद होते ही आए हैं, किंतु नायक ने इसकी भ्रामक व्याख्या की और ये सोचा कि ये मुझ पर इसलिए हंस रही है कि मैं सुसु करके नहीं दिखा सका। अतएव उसने लता पाश से अपने को और अनंतर बटनों से अपने पौरुष को मुक्त किया। नायिका ने देखा, जैसा उसे करते देखा वैसा स्वयं किया। कहना न होगा कि डीडी को अविलंब चले जाने का आदेश मिला साबुली केंचा से। भूखा वो पहुंचा रणमण। वहां की दुकान, डाकखाना, बस, टिकट घर सभी के संयुक्त मालिक से अनुरोध करने पर उसे चीड़ की लकड़ी पर पकाई गई रोटियां मिल गई चाय के साथ खाने को। बस में टिकट उसने अल्मोड़ा का लिया, किंतु अपनी टैक्सी उसे कोसी में ही मिल गई। और इस प्रकार नगर अल्मोड़ा ने यह समाचार सुना कि दिव्या टैक्सी फिर टैक्सी में आया हुआ है। बुखार में पड़ा है होटल में बल। सच्ची बुखार आ रहा, जाने अंडरग्राउंड हो रहा। कुछ ही घंटों बाद साबुली केंजा और लड़कियां नगर में पहुंची और रात तक एक और समाचार फैल गया, जिसे फैलाने वाली हर लड़की और हर औरत को एक प्रश्न का बार बार सामना करना पड़ा। कैसे कैसे, जरा फिर से बता दो। और बार बार स्वयं कहना पड़ा, ऐसा जो क्या, अरे ऐसा जो थोड़ी। अगर कहानी ये होती कि गणानाथ के मल्ला देवी मंदिर में बेबी और डीडी ने एक दूसरे को माला पहनाकर शादी कर ली, या ये कि बेबी गणानाथ मंदिर से सिंदूर ले आई और उसने डीडी से कहा मांग भर दे मेरी, और उसने भर दी, या ये कि गणानाथ में डीडी और बेबी संभोगरत पकड़े गए, तो सुनने वालियों को इतनी परेशानी का सामना न करना पड़ता। कहानी तो ये थी कि बेबी और डीडी ने गणानाथ में एक दूसरे के सामने सुसु कर दी। कसो कसो को कैसे कैसे, जरा फिर से बता दो। और फिर से बताने पर भी जब वो गलत समझती हैं तब लड़कियों को कहना पड़ता है, होता है
ऐसा जो क्या? केवल शास्त्री जी नहीं जानते। कार्तिकेय ही उन्हें बताएगा कल सुबह, जैसे बता सकेगा। विवाह की तैयारियां करते हुए लोग कुछ सुस्त सुस्त से नजर आ रहे हैं शास्त्री जी को। चिरंजीव कार्तिकेय सौभाग्यवती बबली से न जाने किस मंत्रणा में लीन है। शास्त्री जी देख रहे हैं कि कार्तिकेय की ईजा खाट पकड़े बैठी है और उसके मन में कुछ ऐसा है कि कार्तिकेय का महतारी कहकर भी वो जान नहीं पा रहे हैं। शास्त्री जी देख रहे हैं कि सब लोग फुसफुसा रहे हैं और मेरे आते ही चुप हो जा रहे हैं। शास्त्री जी अब जाकर अपनी बेटी से पूछ रहे हैं, जो दाड़िम के पेड़ के नीचे बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही है। मैत्रेयी बच्ची, क्या बात है? कुछ भी नहीं। कुछ ऐसा अवश्य हुआ है जिसे बच्ची अपने बचपने में कुछ भी नहीं समझती, किंतु जिसे अन्य सब बहुत कुछ समझते हैं। शास्त्री जी अपने घर के नीचे से जाने वाली पगडंडी पर देखते हैं आते जाते लोगों का रुकना और उनके घर की ओर देखना। चिरंजीव कार्तिकेय की ये राय थी कि चिरंजीव देवीदत्त को अभी होटल जाकर गोली मार दी जाए। सौभाग्यवती बबली ने उसे रोका। इसमें कोई लाभ नहीं कि बेबी की जिंदगी बर्बाद हो और उसके बड़े भाई की भी। उसने कहा कि तू और बब्बन जाकर डरा समझाकर उसे इस शहर से फौरन विदा कर दो। अगर इन लड़कियों के साथ कोई सयानी भेज दी गई होती तो इतनी मुसीबत न होती। भेजी इन्होंने वो साबुली केंजा जो खुद सरफिरी है। पड़ोस की लड़कियों को न ले जाते, घर की ही लड़कियां होती तो भी गड़बड़ न होती। अब तो बात फैल गई, क्या करते हो? उस लड़के को तो विदा कर ही दो इस शहर से। फिर साबुली केंजा और बब्बन से कहो, जाकर सबसे कहें कि ये झूठ बात है। लड़ मैं लूंगी किसी भी पड़ोस वाली एक लड़की से, और बाकी सबको राजी कर लूंगी कि वो भी कहे कि ये लड़की बेबी से जलती है, खुद उस तिलकपुर वाले से शादी करना चाहती। अब बात इस तरह दब जो जाती है तो बहुत अच्छा। वैसे मुश्किल ही दिखता है, जतन करना ही हुआ। तू और बब्बन जाओ, पहले उस डीडी को भगाओ। हाय, हमने भी क्या पाला होगा ये आस्तीन का सांप। लेकिन देखो, जान से जान मार देना, ऐसी भी नौबत आ सकती है हमारे लिए कि उसी का आसरा रह जाए। कब चली गई बेबी, चुपचाप, किसी को पता नहीं चला। अपने चारों ओर भिनभिनाती अफवाहों और मंत्रणाओं में उसे कहीं इस बात की भनक पड़ी कि डीडी को तेज बुखार है और वो चलती। बेबी चल रही है अकेली पगडंडी पर, अश्वपथ पर, गाड़ी सड़क पर, धार की टूणी से बस स्टैंड की ओर, जहां किसी होटल में डीडी ठहरा है। अल्मोड़ा उसे देख रहा है। यहां निरंतर लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं, सहज जिज्ञासा से। सहज ही करते हैं वो एक दूसरे की जिज्ञासा का समाधान। क्या खाया, कब खाया, किसकी चिट्ठी आई, क्या लिखा है, वो कौन था जो कल शाम तुम्हारे यहां आ रहा था, कितनी दूर जा रहे हो? शहर पूछता है छज्जों छतों पर बैठकर, सड़कों पर टहलता हुआ, मंदिरों के आंगनों में खड़ा हुआ, पुलिया पर बैठा हुआ, पनवाड़ी से बीड़ा लगवाते हुए, चाय वाले की बेंच पर बैठकर। शहर पूछता है और शहर बताता है। नीचे दरवाजों और बंद बंद घुटे घुटे कमरों वाले मकानों का ये शहर बहुत खुला है अपने व्यवहार में। या तो आप इसके लिए इतने अजनबी होंगे कि ये बैठक के द्वार पर खड़ा खड़ा बात करके आपको विदा कर देगा, या फिर आप इसके लिए इतने परिचित होंगे कि यही सीधा आपको शयन कक्ष या रसोई घर में बुला लेगा कि वहीं बात होगी। बीच की कोई स्थिति संभव नहीं। आप शयन कक्ष या रसोई घर में घुस सकने वालों में भी ना आ सके होंगे तो भी सदैव शहर आप पर नजर रखेगा, और जब भी देखेगा आपको सड़क पर अनुमान लगाने बैठ जाएगा आप कहाँ जा रहे होंगे और क्यों। वो जो गुप्ता राठ के आ रहे हैं तल्ला गली पूरन के यहाँ, उनकी चिली है ये, जा रही होगी झिझाड़ रेवती बुबू के यहाँ। उनकी बारी तारा और इसके साथ पड़ रखा बल चंदोसी में। शहर में जो भी बाहर निकलता है घर से सबको बताता चलता है। इस शहर की सड़क पर हर शहरी चुनाव अभियान में निकला नेता है। हाथ जोड़ते, पांव छूते, इधर उधर ढूंढते खोजते बढ़ता है आगे। जिसका ध्यान न गया हो अपनी ओर उसका ध्यान खींचता है। आओ टेलर साहब, गजब करते हो यार,
सिलाई मशीन के अलावा तुमको कुछ नजर नहीं आता है। जिसका ध्यान खींचा गया हो वो बद्ध कर कहता है, ओहो ओवरसियर साहब, कब आए हल्द्वानी से? अच्छा, जनार्दन डिप्टी साहब के यहाँ ब्याह में आ रहे होंगे। शहरी बेबी चल रही है और शहर उसे देख रहा है। शहर पूछ रहा है और वो बता रही है कि मैं डीडी को देखने जा रही हूं, वो बीमार है। शहर स्तब्ध है इस दुस्साहस से। शहर दौड़ा है शास्त्री जी के घर खबर करने। कार्तिकेय और बब्बन उसे रास्ते में ही मिल गए हैं। अब तो बात फैल गई, ऐसा सोच रही है बेबी। अब तो बात फैल गई, ऐसा सोच रहा है कार्तिकेय, उसका ठुल्दा। वो डीडी को थकियाता हुआ लाया है होटल के बाहर। बेबी चीखती चिल्लाती हुई आई है पीछे से। बब्बन उसे रोके हुए है, वरना वो अपने भाई से उलझ पड़ना चाहती है। भाई उसे भी रख चुका है 2-4 हाथ। होटल के बाहर कर्नल शास्त्री मार रहे हैं ज्वरग्रस्त डीडी को, और बेबी जोर जोर से चीख रही है अपने बड़े भाई पर। कह रही है कहना न कहना। भीड़ जमा हो रही है। बब्बन देख रहा है अपने दोस्त को पिटते हुए, और उसे एक विचित्र अपराध बोध हो रहा है कि मैंने इस डीडी को आग्रहपूर्वक सुधा के ब्याह में न बुलवाया होता तो उसकी ये दुर्दशा न हो रही होती। लोग बाग सोचते हैं कभी कभी इस तरह भी, यद्यपि ये पद्धति विचित्र स्थापनाओं तक भी पहुंचा सकती है इस बब्बन को। यथा अगर वो नीची अस्थाई टट्टी न बनवाई गई होती तो डीडी की ये दुर्दशा न हुई होती। कभी कभी तो मैं स्वयं इस तरह सोचते सोचते ये सोचने की हद तक पहुंच गया हूं कि अगर मैं ही पैदा न हुआ होता तो संसार ही न हुआ होता। सुने घर में समय बिताने का अच्छा साधन, ऐसा चिंतन। जो हो, बब्बन स्वयं को दोषी मान रहा है परोक्ष रूप से, और कर्नल साहब को पकड़ लिया है उसने पीछे से जाकर। बस और नहीं पिटने दिया डीडी को। उसने टैक्सी वाले को आवाज लगाई कि साहब को ले जाओ। उसने डीडी से कहा, अबे क्यों हीरो बने में अपना हुलिया खराब कर दिया है, फुट ले अब यहां से। भीड़ में से कुछ लोग आहत डीडी को उठने और टैक्सी में बैठने में मदद करते हैं। कोई उसका सामान ले आता है। होटल वाला बिल अदा कराने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाता है। मत जा, बेबी चीखती है, किंतु चली जाती है टैक्सी। मैत्रेयी को छोड़ दो कार्तिकेय, शास्त्री जी कहते हैं अपने पुत्र से आवाज तनिक उठाकर। अटपटी लग रही है उन्हें काशी के पंडितों के घर में भाई बहन की ये धक्का मुक्की, तू मैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हुआ क्या है, या कदाचित ये कहना चाहिए कि वो समझे हुए हैं कि क्या हुआ है, और उससे इतने आशंकित हैं कि यही समझना चाहते हैं कि नहीं समझ पा रहा हो। शास्त्रानी जी माथा पीटे ले रही है। लंदन से आया हुआ उनका दूसरा बेटा डॉक्टर मेघातिथि इस हाय तौबा से परेशान होकर अपने अंग्रेज हो चुके बीबी बच्चों के साथ रानीखेत चले जाने की तैयारी में है। तीसरा बेटा इंजीनियर श्री गोपाल भी बेबी पर चीख चिल्ला रहा है। चौथा डॉक्टर मुरली मनोहर तिलकपुर भेजा गया है ताकि अपने से 2 साल जूनियर वर महोदय की प्रतिक्रिया की टोह ले। पहले मुझे बताओ हुआ क्या, फिर मैं करूंगा जो करना होगा, कहते हैं शास्त्री जी। आपकी यही बात सुनते सुनते तो ये नौबत आ गई आज, कहता है कार्तिकेय, और अपनी बहन को धकिया कर छोड़ देता है। वो दौड़ती हुई चढ़ जाती है सीढ़ियां। शास्त्री जी को बता दिया गया है। शास्त्री जी सुनकर इतने स्तब्ध, इतने अपराध भाव ग्रस्त हुए हैं कि हथेलियां फड़फड़ाना तक भूल गए हैं। वो तनाव की नहीं, परम शैथिल्य की स्थिति में है। ज्वरग्रस्त पिटे हुए डीडी से भी कहीं अधिक पिटे हुए हैं वे इस क्षण। उनके बच्चों ने चौराहे पर मारपीट की। शास्त्रानी जी और बबली दी सुझा रही हैं उन्हें कि अब भी क्या किया जा सकता है, जिसके संदर्भ में ये 2 व्यावहारिक स्त्रियां ये सब सोच रही हैं, सुझा रही हैं। वो अब उतर कर आ रही है सीढ़ियां। उसने अपनी दादी का जोड़ा पहन रखा है। लहंगा हथेली से उठाए पाजेब बजाती वो उतरी है सीढ़ियां, और अब उसने झुककर पिता के पांव छू लिए हैं। पिता का पांव पीछे खिसका है, हाथ नहीं उठा है आशीर्वाद में। वो सीधी हुई है और कह रही है, बाबू मैंने उस बगड़गों के लाटे से कर ली है शादी। इनसे कह दो बाबू आगे से उसे गाली न दे, उस पर हाथ ना उठाए।
शास्त्रानी जी कहती हैं, बच्चों का खेल हो रहा होगा शादी। गड़ानाथ गए, वहां पूजा छोड़ वाहियात बातें की। घर आए, पिटार से निकालकर आमा का घाघरा आंगड़ा पहन लिया, चरण तल किया और कह दिया मैंने उससे कर ली है शादी। हम घर वाले बन गए इनसे, माँ भाई बहन इनसे कह दो। हा शादी। नकल उतारती है बेबी। हा शादी। चंपानौला गए बारात लेकर, वहां झाड़ फेंक कर झगड़ा किया और दौड़कर पहुंचे पाटिया। सयानों का खेल हो रहा होगा साथी। शास्त्रानी जी ने जीवन में पहली और अंतिम बार उठा दिया है हाथ अपने पति की लाडली पर। रोते हुए, खांसते हुए, चीखते हुए जानना चाहती है जननी, क्या मैंने इसीलिए बुढ़ापे में पैदा की बेटी, यही दिन दिखाने को? शास्त्री जी उठकर चले जा रहे हैं भीतर अपनी पोथियों की शरण में। उनका प्रश्न अधिक मौलिक और पुरातन है, मैं ही क्यों पैदा हुआ? शहर देख रहा है। शास्त्री जी के आंगन में पंचायत जुटी है और शास्त्री जी की बेटी शादी का जोड़ा पहने खड़ी है। शहर दोपहर तक ये सूचना लाया कि तिलकपुर वालों ने अब शादी के लिए मना कर दिया है। भले आदमी हैं, शास्त्री जी का मान करते हैं, इसलिए यही कहलवाया है कि एक महात्मा जी ने साम्य करके बताया है कि लड़के की कुंडली में कुछ ऐसा है जो इस लड़की के लिए घातक हो सकता है। शास्त्री जी जानते हैं ये शुद्ध बकवास है। शास्त्री जी 2 बार व्यवहारिक क्षेत्र में कूदे हैं इस जीवन में। दोनों ही बार दूसरों के उकसाने पर। दोनों ही बार उन्होंने मुंह की खाई है। पहले संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद के चक्कर में और अब बेबी के विवाह के प्रसंग में। यदिवाद को मैं पैदा न होता की सीमा तक ले जाने के दार्शनिक दुराग्रह से मुक्ति पाने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुझे दया की शादी के तुरंत बाद देवीदत्त और मैत्रेयी के विवाह की अनुमति दे देनी चाहिए थी। जो भी बवंडर तब होता घर के भीतर ही होता, समाज में तो नीचा न देखना पड़ता। इसीलिए अब शास्त्री जी के मन में व्यवहार कुशल व्यक्तियों के व्यवहारिक सुझाव सुनने की कोई इच्छा नहीं। वो ये शहर छोड़ना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि ये शहर उनका परिहास कर रहा है, इसलिए कि ये शहर उन्हें सहानुभूति दे रहा है, आस बंधा रहा है, राह सुझा रहा है। शास्त्री जी के पूर्वज स्वयं समाज के नियामक थे। उनका किया हुआ कोई कार्य गलत हो ही नहीं सकता था समाज की दृष्टि में। यदि उन्होंने राजनीतिक कारणों से अपने ही समकक्ष ब्राह्मणों को नीचा घोषित कर दिया तो कालांतर में वे नीचे माने गए। यदि नए रक्त और स्वस्थ सुंदर संतति के हित वे अपने पुत्र के लिए किन्हीं ऐसे वैसे मात्र ग्राम मध्येन निर्धन ब्राह्मण की पुत्री घर ले आए तो उस ब्राह्मण का परिवार आगे हमेशा उच्च और कृत संबंधी माना गया। समय बदल गया है और शास्त्री जी को अपने पूर्वजों का पांडित्य ही उत्तराधिकार में मिला है, उनका राजनीतिक प्रशासनिक वर्चस्व नहीं। तो भी उनकी इतनी हैसियत थी ही कि लोग आते थे पूछने क्या करना चाहिए, और वो बात वैसे तो से शुरू करके आपद धर्म पर समाप्त करते थे। माना शास्त्री जी बहुत व्यवहार कुशल नहीं है, किंतु बाबा विश्वनाथ और माई विंध्यवासिनी की कृपा से आज तक ये तो नहीं हुआ कि किसी सामाजिक नैतिक प्रश्न पर लोग बाग उन्हें परामर्श देने आए हों। शास्त्री जी का अधिकतर समय चहलकदमी करते बीत रहा है। अब बैठ जाते हैं तो विचित्र प्रतीति होती है कि मेरा मन चहलकदमी कर रहा है। अगर पूर्वजों का युग होता तो क्या होता? पहले तो ऐसा तमाशा होता ही नहीं, उसमें हो भी जाता तो कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाती। या तो वर पक्ष से कह दिया जाता कि बच्चियों की फैलाई हुई बचकानी बातों पर जो ध्यान देते हैं उनके सयाने होने पर संदेह होने लगता है। आप विवाह से पीछे नहीं हट सकते। ये मत भूलिए कि आपकी भी बेटियां हैं। या शास्त्री कुल अपनी कुलक्षणी का गला स्वयं अपने हाथों घोंट देता। शास्त्री जी, आप कैसे समाज में शास्त्री पद पर सुशोभित हैं जिसमें साहस नहीं कि किसी भी विषय में कैसा भी विधान कर सके। शास्त्री जी, आपके पिता भात खाने न खाने के सवाल पर बारात लौटा ले जा सकते थे।
निश्चय ही ये शोचनीय है कि उनके शास्त्र को व्यवहार में ऐसे ही तुच्छ प्रश्न, जीवन मरण के, आन बान के प्रश्न प्रतीत हुए। किंतु शास्त्री जी, आप तो कहीं भी डटकर मोर्चा लेने की स्थिति में आते ही नहीं। आपके पुत्र आपसे क्या सीख लेंगे शास्त्री जी? आपने पिताश्री से उस शुष्क सिरफिरेपन का उत्तराधिकार नहीं लिया, अच्छा किया। किंतु आप अब कौन सा नया जीवन दर्शन उत्तराधिकार में देना चाहते हैं? क्या इन गदोलियों के फड़फड़ाने में ही आपके शास्त्र के व्यवहारिक पक्ष की तीसरी मान ली जाए? शास्त्री जी, असमंजस अनिश्चय की आपकी ये परंपरा कैसे समाज की स्थापना करेगी, ये कभी सोचा आपने? अरे, आपको शास्त्र सम्मत होने की जिद हो तो भी उठिए और कहिए कि एक वर्ण माता पिता को न बताकर गांधर्व पद्धति से भी होता है। उसमें यही है कि विवाह हो जाए तब माता पिता पर यह तथ्य प्रकाशित कर दो। सो कर ही दिया गया है। अग्नि की 3 बार परिक्रमा इन बच्चों ने नहीं की है तो भी ये विवाह गांधर्व की उत्तम कोटि में ही आएगा, क्योंकि गणानाथ के साक्ष्य में किया गया है। जाइए, सबको बता दीजिए कि विवाह हो चुका है। अतिरिक्त पुष्टि के लिए, सामाजिक मर्यादा की रक्षा के लिए आप मैत्रेयी देवीदत्त का वाह्य पद्धति से भी पाणी ग्रहण करवा सकते हैं। ये ऊहापोह क्यों शास्त्री जी? क्या आप ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें आगामी पीढ़ी परंपरागत ऊंच नीच में नई ऊंच नीच भी जोड़ देगी? परंपरागत घटियापन में आधुनिक घटियापन मिलाकर समन्वय की संस्कृति रचेगी? शास्त्री जी, हथेली अब हथेली से दूर रहे। कदाचित इनमें से ही टपकेगा समस्याओं का समाधान। शास्त्री जी की घोषणा है, मैं अल्मोड़ा वाला ये मकान बेच रहा हूं। मेरी इच्छा तो थी कि काशी लौट जाऊं, किंतु घरवाली के स्वास्थ्य के लिए वहां की जलवायु उपयुक्त नहीं। इसलिए मैंने बिनसर में एक छोटा बंगला ले लिया है। मैं और कार्तिकेय कीजा वहीं वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। मैत्रेयी लखनऊ जाएगी पढ़ने, जहां उसका छोटा दत्ता डॉक्टर है। वो उसके साथ नहीं, हॉस्टल में रहेगी। मैं बंटवारा कर रहा हूं और मैत्रेयी के नाम भी कुछ अलग रखे दे रहा हूं। वो चाहे जो करे, मेरा अब किसी से कोई मतलब नहीं। अब तुम्हारी दोनों गतूलियां कमर के पीछे परस्पर गुंथी हुई हैं, और यद्यपि चहलकदमी तुम अब भी कर रहे हो, तथापि तुम्हारे कदमों में दृढ़ता सी है, वो व्यग्रता नहीं। धन्य हो तुम जो इस क्षण एक ऐतिहासिक निर्णय घोषित करके अपने को धन्य सा पा रही हो। और रो रही है तुम्हारी घरवाली। मर्दाना निर्णयों पर औरतें रोती ही आई हैं। भावुकता के कारण आप बुद्धि विवेक का नाश थोड़े ही होने दे सकते हैं शास्त्री जी। बबली के सहयोग से शास्त्रानी जी ने वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे बबली अपने मौसा जी की सेवा में सादर प्रस्तुत कर रही है। हम लोगों से बहुत गलती हुई। आप कर्ता थे परिवार के, बाप थे बेटी के। बेटी का ब्याह किससे करें किससे नहीं, ये फैसला आप पर ही छोड़ा जाना चाहिए था। हम लोगों का काम माफ करने जैसा तो नहीं है, फिर भी आप बड़े हुए, माफ कर दें कि हमारी जिद से आज आपको ये सब देखना पड़ा। अल्मोड़ा छोड़ देने का विचार आपका बहुत अच्छा है। यहाँ आप अकेले पड़ जाते हैं, संगी साथी कोई नहीं ठहरा। ऐसा कोई हुआ नहीं जो आप जैसे पंडित से बात कर सके। लेकिन ये बिनसर की बात भली नहीं। जंगल हुआ बिनसर, गोदी केंजा की तबीयत वैसी ठहरी। कभी बहुत खराब हो जाए तो वहाँ कोई कंपाउंडर तक नहीं ठहरा, उन्हें लादकर यहीं अल्मोड़ा लाना पड़ेगा। इसलिए आप बनारस चले जाएं वापस। आपका घर हुआ ही वहाँ, मुंह बोलने के लिए मित्र और शिष्य ठहरे। आप केंजा के स्वास्थ्य की चिंता न करें, तमाम वैद्य डॉक्टर हुए काशी में, उतना अच्छा अस्पताल हुआ वहाँ। बंटवारा कर दीजिए, एक दिन होना ही हुआ, अपने सामने कर देना ज़्यादा ठीक हुआ। बेबी को पढ़ाइए जरूर, आजकल तो सभी कराने लगे हैं MA BA लड़कियों को, लेकिन उसको अपने साथ रखिए। वहीं पढ़ाइए बनारस में। समाज थू थू करे तो करे, आप क्यों थू थू करेंगे मौसाजू अपनी बेटी पर? वैसे देखते हो तो उसका कसूर कोई ऐसा बड़ा भी नहीं ठहरा। जिद्दी वो जन्म की हुई, आपकी बनाई ठहरी जिद्दी। मुझे अभी कल ही किसी याद है मौसाजू, जिस साल आप लोग गोरखपुर से नहीं आ रहे थे,
इस बेबी को गोपाल दत्त जो कप्तान साहब की फटफट देखकर चढ़ गया सोर। ये मैं लूंगी। कितनी मुश्किल से ढूंढी आपने बाजार में उसके लिए चाबी वाली फटफटी। बच्ची ठहरी, घर की लाडली ठहरी, खिलौना मांग रही ठहरी। देने का फर्ज हुआ, आपने दिया। आप तो इस बार भी देते थे। हमने उस गुस्सेबाज कार्तिक के कहने पर रोक दिया आपका हाथ। बहुत ही गलत किया कहा। खिलौना ही तो मांग रही थी। खिलौना ही तो हुआ हमारा डीडी। कहाँ बम्बई, कहाँ गणानाथ, कैसा आया वो एक इशारे पर। हवाई जहाज, टैक्सी पर किया उतना खर्चा, वरना पहुंच ही नहीं पाता। बल शिवो बेबी के कहने पर आया ठहरा, बुखार में पड़ा ठहरा। उतना पीट दिया बेबी के भाई ने, कुछ नहीं कहा। बल क्या कहता, बबुआ हुआ हमारा, बेबी का बबुआ। दे जो क्या नहीं सकने वाले हुए हमारे मौसा जी अपनी बेटी को बबुआ। अरे मैं कहती हूँ भगवान की दया से उनकी ऐसी हैसियत ठहरी कि 10 बेटियां होती तो 10 जवाई घर बिठा कर खिला सकते थे। और डीडी तो कुछ कर ही रहा वहां बम्बई में। कमाने लगते हैं तो लाखों कमाते हैं वहां भी लोग। और जो हमें ये सिनेमा का काज पसंद नहीं तो हम उसे आगे भी बढ़ा सकने वाले ठहरे। बहुत होशियार हुआ हमारा डीडी। उम्र भी पढ़ने लिखने की ठहरी। दोनों बच्चे साथ साथ पढ़ेंगे हमारे मौसा जी की देखरेख में। और पहले तो किसी की क्या हिम्मत जो शास्त्री जी के परिवार को कुछ ऐसा वैसा कह सके। कह जो देखा तो फिर उसके जबान खींच देने के लिए बबली है ही। शास्त्री जी, आप शास्त्रियों ने औरतों के लिए अपने शास्त्रों का अध्ययन वर्जित माना है, इसीलिए वो अपना सारा समय एक और शास्त्र के अध्ययन को समर्पित कर चुकी हैं, अस्तित्व रक्षा का शास्त्र। बबली का प्रस्ताव व्यवहारिक है, आकर्षक है, किंतु शास्त्री जी इस छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना चाहते हैं। वो सोचेंगे। अध्ययन कक्ष में सोचने बैठे हैं और उन्हें लगता है कि काशी जाना ठीक नहीं रहेगा। अगर कर्म क्षेत्र में फिर प्रवेश करना हो तो कर्मठ बनकर क्यों न करें। जिन त्रिपाठी जी ने उन्हें पद्मश्री दिलवाई थी, उनकी बात मानकर उस सरकारी समिति के मानद अध्यक्ष बनने दिल्ली क्यों न चले जाएं। रही उस देवीदत्त को घर चवाई बनाने की बात, तो अब शास्त्री जी द्वारा ऐसी कोई पहल किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन लोगों ने पहले माना होता तो शास्त्री जी निश्चय ही सहर्ष ऐसा प्रस्ताव उस मेधावी बालक के सामने रख देते। बच्चों का खेल है कि नहीं शादी, इस पर विवाद हो सकता है, किंतु जैसा बिटिया ने कहा, सयानों का खेल भी नहीं है। और जिसे अभी अभी सार्वजनिक रूप से अपमानित किया है पुत्र ने, उसके समक्ष पिता घर जवाई होने का प्रस्ताव रखे, ये बहुत अटपटा मालूम होता है। तो बच्चों का ही खेल क्यों न माने, खेलने दें अपने ढंग से उन्हें। शास्त्री जी ने त्रिपाठी जी के नाम पत्र लिख दिया है, नीचे आंगन में आकर उदय सिंह को डाक में डालने को दे दिया है। बेबी दाड़िम के पेड़ के नीचे बैठी पढ़ रही है। पढ़ रही है, पूछता है पिता। हाँ, कहती है पुत्री। अच्छा है, लगन से पढ़ बेटा। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। अच्छे नंबरों से पास नहीं हुई तो वहां बीए में दाखिला हो नहीं पाएगा। अच्छे नंबर लाएगी? हाँ, कहती है पुत्री। वो मुस्कुराती है, लेकिन पिता की ओर देखकर नहीं। पिता से उसने एक बार भी पिता नहीं कहा। मुस्कुराते मुख पर वो लीला देख नहीं सका पिता, जो कभी उसकी इच्छा की सहचरी थी। गाड़ी अब भी चल रही है चक्रपथ पर, किंतु वो अब चेहरे से चेहरे ही तक नहीं, अपमान से अपमान तक जाती दिख रही है नायक को। हम उसे समझा सकते हैं कि अगर हवाई जहाज और टैक्सी के व्यय ने दिल्ली पहुंचते पहुंचते तेरी जेब खाली कर दी, अगर तुझे वहां से बंबई जाने के लिए उधार लेना पड़ा, अनंतर बंबई में तूने पुनः उधार लिया कि उधार चुकाने की स्थिति में आने के लिए अविलंब मद्रास जा सके काम पर, तो इसके लिए बेबी जितनी उत्तरदायी है उतना ही तू स्वयं भी है। अगर तू बीमार पड़ गया है, बीमारी की हालत में यात्रा करता रहा है और उसी हालत में यहां मद्रास पहुंचकर तुझे काम में जुट जाना पड़ा है, क्योंकि तेरे इस धंधे में बीमार पड़ना तेरे जैसों के लिए शुद्ध विलासिता ही मानी जाती है, तो इसमें दोष बेबी का ही नहीं, रोगाणुओं का भी है। अगर तुझे वहां अल्मोड़ा में बेबी के बड़े भाई ने पीटा, तो तू ये कैसे मान ले रहा है कि बेबी नहीं पीटा?
ठीक है, उसने इस नाते पीटा कि तू बेबी का प्रेमी लगता है। सामने के जो दांत टूट गए हैं तेरे इस पिटाई से, बार बार उन पर जीभ फेर कर तू अपने को धन्य मानने की जगह हतभागी क्यों मान रहा है? दुर्भाग्य कि प्रेमियों को तर्कशास्त्र से कभी प्रेम नहीं रहा। जो तर्कातीत को प्राप्त हो चुका हो उससे हमारा तर्क करना व्यर्थ होगा। दूसरी ओर यह भी व्यर्थ होगा कि हम नायक के ज्वरजन्य प्रलाप के यदिवाद की ओर कान दें। बुखार में पड़े होने के कारण वो कष्ट में है, अतएव हमारी सहानुभूति का पात्र है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसके अगर से आरंभ होने वाले वे तमाम वाक्य सुने ही जो बेबी को उसकी इस दुर्दशा के लिए उत्तरदायी ठहराने को कहे जा रहे हैं। हम देख ही चुके हैं कि यदिवाद की तार्किक परिणति यही है कि अगर मैं पैदा न होता तो ये त्रासद संसार न होता, ये नश्वर शरीर न होता। हमें इस बात से भी घोर आपत्ति हो सकती है कि ज्वरजन्य मना स्थिति में नायक डीडी नायिका बेबी की लीला को अपमानजनक परिहास माने चला जा रहा है। अस्थाई टट्टी के ठीक सामने ऐन वक्त पर उसके आ खड़े होने से लेकर वहां गणानाथ में ठीक अन्य लोगों के आने के समय उसे संयुक्त सुस्सू के लिए उत्प्रेरित करने तक नायिका की हर चेष्टा को वह प्यार की नहीं परिहास की भंगिमा मान रहा है। हास्यास्पद हूं मैं उसके लिए, ऐसा नायक का कहना है। निश्चय ही इस सब का नायिका के पास अपना तर्क सम्मत औचित्य होगा, किंतु दुर्भाग्य कि नायक उसके तर्क को कुतर्क ठहराएगा। किंतु एक क्षण को अंग्रेजी मुहावरा उधार लेते हुए हम तर्क के लिए ये मान भी लें कि नायिका नायक को एक विशिष्ट अर्थ में हास्यास्पद समझती है, तो भी विचारणीय है कि ये संताप का विषय है या कि संतोष का। नायक ये सोचकर प्रसन्न क्यों नहीं होता कि मुझ में समस्त और गुणों के साथ साथ हास्यास्पद, लाटा आदि होने का गुण भी है जो मेरी नायिका को प्रिय है। वो क्यों नहीं माने लेता कि नायिका की हंसी ही नायिका का प्यार है। मैं कहना चाहता हूं नायक से कि उसकी हंसी ही तेरी जिजीविषा है। उसके हंसने से तू कहां से कहां जा रहा है, बगड़गों से बरकले। हंसी ठट्ठा समझ लिया है तूने उसकी हंसी को। धन्य भाग्य कि तू लाटा है, हंसी का सुपात्र ठहरा है। और यदिवाद के लिए क्षमा चाहते हुए, अगर तू लाटा आदि नहीं लेखक आदि है तो स्वयं उस मस्खरी ने नेक सलाह दी थी कि दया से शादी कर ले, क्योंकि दया तुझे चाहती है तेरे लेखक रूप में। किंतु मैं कौन होता हूं कहने वाला, कौन होता हूं अपना तर्क इस पर लादने वाला। बहुत अधिक है तर्क, बहुत तरह का है प्यार, और संसार साक्षात नरक है अकेलेपन की यंत्रणा का। जब मैं सोचने लगा हूं इस तरह, मुझे गुलनार का स्मरण हो आया है। मुझे ही नहीं, कथानायक को भी। वो उठ खड़ा हुआ है खाट से, बुखार में पत्र लिख रहा है अब वो गुलनार को। सार यही है, मुझे वहां बुला लो किसी तरह, किसी भी तरह। वो पत्र नहीं लिख रहा है माताजी के वक्ष स्थल में मुंह छिपाकर रो रहा है, बहा रहा है आंसू जो तप्त हैं उसके शारीरिक और वैचारिक ज्वर से। बंबई से घूमता हुआ बेबी का पत्र आया है। सूचित किया है कि हम अगले महीने दिल्ली आने वाले हैं। सूचित किया है कि मैंने अपने बाबू को सूचित कर दिया है कि मैंने डीडी से शादी कर दी है। बल देखो क्या होता है। वैसे ठीक ही होगा, नहीं भी होगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला हुआ। असल बात में शादी तो मैंने कर ही ली ठहरी। लाटा ठहरा तू शिवजी, मैं कर लाई तुझसे ब्याह वहां गणानाथ में। अब दिल्ली जाकर मालूम होगा कि ये लोग क्या करते हैं। देखो क्या होता है। मेरी तरफ से तू निश्चिंत रहो। आशा है कि अब तो ठीक हो गया होगा, तेरा काम भी अच्छा चल रहा होगा। तू दिल्ली आना जल्दी, मैं तब तक कोई अच्छी शैतानी सोच रखूंगी। सुसु वाली कैसी रही? शुभम बेबी चिलेम्बो। इस पत्र पर नायक ने तुरंत कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर वो संतुष्ट प्रतीत हुआ, किंतु इस पत्र की भाषा और खिलवाड़ शैली उसे अवसरानुकूल नहीं मालूम हुई। पिटाई का कहीं उल्लेख न होना, क्षमा याचना का कहीं कोई इंगित न होना भी उसे अच्छा नहीं लगा। उसने नायिका के नाम बहुत संक्षिप्त पत्र लिखा, जिसमें उसने सूचना दी है कि मेरी तबीयत बहुत खराब हुई, अब मैं कुछ ठीक हूं।
मुझे वहां बुलवा कर पिटवाया गया, लेकिन किसी ने भी इसके लिए माफी मांगना जरूरी नहीं समझा। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तूने मुझसे शादी कर ली है। गुड्डे गुड़िया का खेल है तेरे लिए शादी। ज्यादा जरूरी ये जानना है कि तुम्हारे घर वालों का इस बारे में क्या कहना है। वैसे तुम्हारे भाई साहब ने मेरे सामने वाले 2 दांत तोड़ दिए, बेच के रहे होंगे। इनके टूट जाने पर शायद तुम्हारे घर वाले भी जवाई बनाने को राजी हो जाएं। मैं अभी बहुत कमजोर हूं, यहां काम चल ही रहा है। अगले महीने के शुरू तक मैं बंबई लौट जाऊंगा, तब दिल्ली आने की बात सोचूंगा। शायद तुम लोग मेरे कुछ और दांत तोड़वाना चाहो। शुभम, दीदी, पुनश्च। मुझे शैतानी बहुत रास नहीं आती। नायिका का अगला पत्र नायक को बंबई में अपनी प्रतीक्षा करता हुआ मिला। दिल्ली से आया है। प्रिय दीदी, मैं मधुर स्मृति नहीं लिख रही। तूने जिलेम्बू नहीं लिखा। तूने लिख रखा कि तेरे 2 दांत टूट गए करके। देख शिवा, कहना मुझे आता नहीं। विष के जिसने समझे होंगे, दूध के थे वो तो। अब लगता है उसकी जगह तूने विष के लगवा लिए। नकली होंगे दांत, नकली होगा विष। असली जो क्या होगा ना। किससे हो रहा तू नाराज? किससे मांग रहा माफी? मुझसे? मैंने तेरा क्या बिगाड़ रखा? देखो, मैं बेबी हुई, बेबी। कर्नल कार्तिकेय दूसरा ठहरा कोई, समझा? उससे मांग माफी। वो तो मुझे बब्बर ने पकड़ रखा ठहरा, नहीं तो मैं वहीं कर देती ठुलदा से कुत्थम कुत्ता। मैंने तो तुझसे चिल्लाकर कहा भी मत जा। तू नहीं जाता, मेरे साथ घर आता, फिर देखता कैसे नहीं मांगते सब तुझसे माफी। नहीं जो मांगते तो देखता कैसे ये बेबी छोड़ देती उनका घर देहरी पूजे बगैर और लग जाती बाट अपने लाटे के साथ। तूने पूछा है कि मेरे लिए गुड्डे गुड़िया का खेल है क्या शादी? तो तू मुझे गुड़िया मानता होगा तो तू गुड्डा ही होगा, और हमारी शादी गुड्डे गुड़िया का खेल ही होगा। इन लोगों ने मुझसे यही कहा, बच्चों का खेल समझ रखा क्या शादी? तू भी इन्हीं का जैसा ठहरा क्या? खेल हुआ शादी ऐसा पूछने वाला ठहरा तू? सुन ले, बाद में जन कहना नहीं कहा करके। मेरे लिए खेल ही हुआ शादी, मेरे लिए खेल हुआ सब कुछ। जिंदगी भर सूतक मनाने के लिए पैदा नहीं हो रही है बेबी। तुझे मुझसे शादी करनी थी कि मेरे घर वालों से? मुझसे करनी थी तो मैं कह रही, हो गई शादी। मेरी शादी के मामले में मुझसे ज्यादा कह सकने वाला कौन हुआ? मैंने अपनी दादी का शादी वाला घाघरा अंगड़ा पहनकर, मांग में कड़ानाथ का सिंदूर भरकर, अपने ईजा बाबू दद्दा बोजू सारे रिश्तेदारों के सामने कह दिया उसी दिन करज कर, मेरी हो गई उस लाटे से शादी। कोई उस पर हाथ जन उठाना, कोई उसे गाली जन देना। तब उन्होंने कहा ठहरा बच्चों का खेल समझ रखा शादी। अब तू भी यही पूछ रहा ठहरा, तेरे लिए कड़ानाथ क्या हुआ? तू वहां क्यों आया ठहरा? ये तू जान। मेरे लिए तो मंदिर ठहरा हो, उसी मंदिर में मुझे भक्ति करने का जैसा मान होने वाला ठहरा। मैं गई ठहरी वहां शादी से पहले पूजा करने। मैंने तुझे बुलाया ये सोचकर कि जो तू भी वहां पहुंच गया इतने कम समय में, तो तू ही होगा वो लाटा जिसके लिए मैं पैदा हो रही। तू किसी तरह पहुंच जो जाएगा वहां, मैं सोच लूंगी बारात लेकर आ रहा करके। शिव शिव शिवो ऐसा कहने वाले हुए तुझे लोग। मैं पगली ठहरी है। मैंने सोचा ये लाटा ही होगा मेरा शिवजी महाराज। मैंने तुझे जनेऊ दे दिए अपने बाबू की ओर से, आरती तेरी कर ही दी है मंदिर में। और क्या होने वाली ठहरी शादी? इसके लिए मुझे तुझसे माफी मांगनी ठहरी? इसके बाद मेरा तेरा माफी मांगने या मंगवाने का रिश्ता ठहरा? जो तू ऐसा ही समझता है तो पहले मुझसे माफी मांग। तू तो पिटाई मेरी वजह से, और पिटकर रिसा रहा खूब। मैं तो बदनाम होगी तेरी वजह से, और खुशी से हो रही। बदनाम होने के भाई और कोई तरीका नहीं ठहरा तुझे पा सकने का। मेरे बाबू मुझे उतना अच्छा मानने वाले हुए, अपने दद्दाओं की मैं लाडली थी। तेरी वजह से वो मुझसे मुंह फुलाए बैठे, मैं उनसे। मेरी ईजा बीमार थी, तेरी वजह से मैंने उन्हें इतना तिल मिला दिया कि उन्होंने खाट पकड़ ली। जो तू इस सब के लिए मुझसे माफी मांग रहा हो तो समझ ले मैंने भी तुझसे माफी मांग ली है। नहीं तो माफी माफ करो बल। और शैतानी रास नहीं आती, ये क्या बात ठहरी? शैतानी में पिट गया, मुझे बदनाम करा गया सारे शहर में। अब कह रहा है शैतानी रास नहीं आती बल। शैतानी से शादी कर लेने के बाद ऐसी बात नहीं कहते। अच्छा छी हो, क्या लिखी होगी तूने वैसी चिट्ठी की जवाब देते देते मेरी उंगलियां दुख रही और स्याही स्याही हो रही मेरे हाथ में। ऐसा अब मत लिखना हाँ?
इससे तो 2 लाइनें लिख दिया कर, मैं किसी के लायक बन रहा जिलेम्बू। ओई जा, कहीं तू बन तो नहीं गया किसी के लायक लाटे? बन गया हो तो शैतानी लिख कर दिखा। ये रिसाना, ये रोना धोना मुझे रास नहीं आता। मैंने तेरी सब किताबें पढ़ डाली इस बार, उसमें भी तू रोता रहता है। अब मेरे कहने से मेरे लिए एक शैतानी वाली किताब लिखा। यहाँ आजा दिल्ली, मिलकर लिखेंगे। कब आ रहा है? शुभम, बेबी, पुनश्च। तेरी दी हुई साड़ी मैंने इतनी पहन डाली कि फट गई, नई लाना इस बार। जिलेम्बू जिलेम्बू क्या खाली हाथ पर ही करते हैं? आंख मीच। अब देख रहा है तुझे मेरा ये बुबुआ जो मैंने खोल रखा, इस पर जिलेम्बू करता है? हा, इतनी जल्दी मैंने ढक लिया। इतना ही जो नाराज हो रहा तो मेरी गुत्ती पर कर जिलेम्बू। वो भी नहीं करता? जब तक तू नाराज हो रहा मैं कर रही अपनी गुत्ती पर जिलेम्बू। मैं चूस दे रही अपनी गुत्ती, बेबी ठहरी में। इस पत्र पर टिप्पणी करने के लिए नायक तुरंत उपलब्ध हो सका। पहले वो घुत्ती यानी ठेंगे पर प्रवचन करता रहा। उसने बताया कि अंगूठा सूक्ष्म शरीर की बाह्य अभिव्यक्ति है, ऐसा कहते हैं सिर फिरे। उपनिषद में उसका प्रमाण अंगूठे पर ही बताया गया है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि एक जैसी अंगूठा छाप वाले 2 व्यक्ति नहीं हो सकते। अतएव क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि अंगूठा दिखाने का अर्थ ये रहा होगा कि मैं हूं, तेरा प्रतिरूप नहीं। उसे दिखाना ही नहीं बल्कि खटाखट नचाना भी। क्या ये कहता है कि अच्छी तरह देख ले, समझ ले, मेरा वो मैं होना जो तेरा हो नहीं सकता। इस प्रवचन से उसने और कुछ किया हो या नहीं, कल्पनातीत के साथ अपनी कल्पना से, शब्दातीत के साथ अपने शब्दों से खेलते रहने के उस सिरफिरेपन से अपने जुड़े होने का संकेत अवश्य दिया है, जो इन पंडितों का एकमात्र मनोरंजन है। उसके मन में अपराध बोध है नायिका के प्रति। उसके मन में अपराध बोध है अपने मैं होने के प्रति, नायिका के तू होने के प्रति, समाज के वे होने के प्रति अपराध बोध है और एक उदास सा क्रुद्ध सी उदासी। वो पंडिताओपन के सहारे अपना ध्यान इस अपराध बोध से हटाना चाह रहा है। ये पत्र उसे कमरा खोलते ही मिला था देहरी पर। वहीं खड़े होकर उसने इसे पढ़ डाला। कमरा झाड़ू लगाए जाने की अरज कर रहा है। डीडी की काया यात्रा की गर्द और बंबई का चिपचिपापन मिटाने के लिए स्नान की मांग कर रही है। डीडी की थकान कह रही है कि सो जा ऐसे के ऐसे, होल्डॉल खोलकर खटिया पर। कमरे में धूल और सिगरेट के ठूठों की गंध है। वो खिड़की खोल रहा है, बैठ गया है वहीं धूल झाड़े बगैर। धूप खेल रही उसके चेहरे पर जो बीमारी से निस्तेज और अपराध बोध से म्लान है। पसीने की बूंद चमक रही है उसके धूल सने कपाल पर। ताड़ के 2 पेड़ों के बीच के फ्रेम में से इधर उधर भागती लोकल गाड़ियां देख रहा है और पूछ रहा है वो अब, कहीं ऐसा तो नहीं चक्रपथ की ये यात्रा आरंभ होती है किसी मंडराती पुकार के भार से दबे किसी बादामी कागज पर मैं से, और उसी पर समाप्त भी हो जाती है। अहम कह लियो जजमान। उसे गंगोली हाट के वृत्ति करने वाले ब्राह्मण और पशु बलि कराने वाले दक्षिणात्य रावल याद आते हैं। ओम विष्णु ओम नमः परमात्मने उच्चार कर वे पूजा कराने वाले की काल और देश की वर्तमान अवस्थिति का ब्यौरेवार वर्णन करते हैं। श्री विष्णुराज्ञया प्रवर्तमान स्यात् श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगस्य प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे हेमवत् प्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे अमुक आयने महामांगल्य प्रदे मासनाम उत्तमे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथो अमुक वासरान्वितायाम अमुक नक्षत्रे अमुक राशि स्थिते सूर्य अमुक राशि स्थितेषु चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिषु सत्सु शुभे योगे शुभ करणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथो सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक राशि अमुक नक्षत्र अमुक नाम शर्माणाम। अहम कह लियो जजमान। आपकी तरफ से शेष सब मैं कह चुका हूं, आपका नाम भी उचार चुका हूं। अब आप अहम यानी मैं तो स्वयं कह दें और मैं आगे का संकल्प पूरा कर दूंगा आपकी ओर से
कि आप देवी की प्रीति के अर्थ यानी छाग यानी बकरे की बलि करेंगे। अहम कह लो जजमान, अहम, मैं कई बार दोहराता है वो इस शब्द को मन ही मन। फिर उस अकेले कमरे में प्रकट मैं और उसके मन में गंगोली हाट में बलि का बकरा मिमियाता है और काली के मंदिर की तमाम घंटियां बज उठती हैं। अपनी दोनों हथेलियों से चेहरा ढांप रहा है वो, और अब सुबक रहा है धीमे धीमे, मानो कुछ सोच सोच कर, मानो उसने कुछ चाहा था जो उसे नहीं मिला, और जिसके न मिलने पर वो औसत सत्य के औसत तर्क से कोई आपत्ति नहीं कर सकता। मानो कुछ हुआ जो अप्रिय हुआ, लेकिन जिसके लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मानो 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 कुछ है ऐसा मूलभूत रूप से त्रासद, जिसे मानो 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 करते चले जाने के बावजूद हमारा ये शब्द साधक असली मायने तक पहुंच नहीं सकता कभी, कैसे भी। वो रोता है, सूं सूं नाक से सांस खींचता है ऊपर झटके से, फिर होंठ जबड़े दबा हिलाकर कुछ निगलता है और फिर खोलता है होंठ एक सनातन बीज मंत्र उचारने के लिए। रोता है बीच बीच में अंतराल देकर, जैसे रोते हैं लाडले बच्चे। समय देते हैं लाड़ करने वालों को कि आएं, मनाने की कोशिश करें, बहलाने का जतन करें, और फिर वो लाडला चीख चिल्लाकर अपना दुखड़ा बयान करे, कुछ इतने ऊंचे स्वर में, कुछ इतनी द्रुत गति से कि अभिभावक समझ न पाए कि इसने ये ची चा चू चा ची कहा क्या है। अनुमान लगाएं, वे अनुमान के अनुसार कहते जाएं, ये मांग रहा वो चाहिए हो रहा, ऐसा हुआ क्या, अरे अच्छा पता वैसा हुआ क्या, और लाडला हर गलत अनुमान पर चीखे नहीं। और अंततः जब अभिभावक अपना सही अनुमान कर पाए, तब नथनों की आर्द्रता कपाल में खींचकर धीमे से कह दे, हाँ। नायक रोया है कई बार इस तरह जब बच्चा था। किसी का लाडला नहीं था वो, किसी ने आकर उसे बोत्याया नहीं, यानी मनाया बहलाया नहीं। बुआ बुढ़िया थी, कई अनाथ बच्चों का भार ले रखा था उन्होंने अपने अशक्त कंधों पर। वयस्क नायक के शिशु क्रंदन के इस नितांत संकोचप्रद प्रदर्शन से हमारा ध्यान बटाने को यहाँ कुछ भी नहीं। ताड़ के दो पेड़ों के बीच से आती जाती रेलगाड़ियों के तीक्ष्ण स्वर के अतिरिक्त, जिसमें ये क्रंदन कुछ क्षण के लिए बीच बीच में टूट जाता है। कैसे बतियाएं इसे? क्या इससे ये कह देखें कि मानो 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 की अपेक्षा करने वाली तो कोई बात नायिका के पत्र में है नहीं। उसने यही लिखा है कि जितनी अपराधी वो है उतना ही अपराधी तू भी है, बस। इसमें वो मंदिर, वो बलि का बकरा, ये सब कहां से आ गए? और प्रसंगवश स्मरण करा दें कि गंगोली हाट के मंदिर में लटकी हुई तमाम घंटियों को एक साथ बजाने की कोई परंपरा नहीं। ये बात अलग है कि तूने बचपन में चाहा था कि ऐसा हो। अगर दुख इस अनुभूति से हुआ है कि तू है, वो है, तेरे और उसके तर्क भिन्न हैं, तो तेरा ध्यान इस ओर दिलाना आवश्यक जान पड़ता है कि प्रेम में तेरा मेरा चलता नहीं। प्रेम के या की बात की चरम परिणति यही है कि ये तू है कि मैं हूं। देवता को पूजने के लिए स्वयं देवता बनना होता है। किसी से प्यार करने के लिए भी अंग न्यास करके उसे अपने में प्रतिष्ठित कर लेने का अलिखित विधान है। देख भाई, या तो वो स्थिति पैदा कर कि फूल को मैं देखता हूं, फूल मुझको देखता है, फूल का मैं देवता हूं, फूल मेरा देवता है। दिव्य तर्क दो तरफा दमकता रहे। अगर मानवीय तर्क ही है तो प्रेम के लिए दो में से एक की बलि अपेक्षित है। प्रश्न यह है कि तू उससे प्रेम करता है या कि तू चाहता है कि वो तुझसे प्रेम करे। पहली स्थिति में तुझे अपने तर्क को तिलांजलि देनी ही होगी, दूसरी स्थिति लाना तेरे वश में नहीं, क्योंकि तू है, वो है। वो कवियों का तर्क होता है जिसमें तुम ये मैं वो कहकर ये और वो के आपसी संबंध के आधार पर तुम और मैं का संबंध स्थापित करते हो। प्रेम का तर्क अलंकारापेक्षी नहीं, वो सहज ऋतु है। मेरी निजता तुझसे है, मेरी अस्मिता तू ही है।
अधैर्य उत्पन्न कर रहा होगा ये शब्दाडंबर आपके मन में। मैं बाध्य हुआ इसे रचने के लिए ताकि कथानक में कथानक का पैदा किया हुआ एक लंबा सिसकता अंतराल भरा जा सके। अब नायक ने हथेलियां चेहरे से हटा ली हैं। बांह से आंखें पूछता हुआ वो उठा है, सिगरेट सुलगा रहा है, होल्डॉल खोल कर बिस्तर डाल रहा है खटिया पर, मेज पर से कागज कलम उठा रहा है, दीवार पर पीठ टिका, घुटनों पर तकिया, तकिए पर फाइल और फाइल पर कागज रखकर बैठ गया है वो बिस्तर पर। अहम कह लो जजमान, देवीदत्त तिवारी, ये लिख दिया है उसने कोरे कागज के शीर्ष पर। उसे बंबई में फिलहाल कोई काम नहीं मिला हुआ है। जिस फिल्म में उसे लेने वाले हैं वो महीने भर बाद शुरू होगी। वो चाहे तो इस बीच विज्ञापन फिल्मों में कोई काम ढूंढ सकता है, लेकिन नहीं, वो लिखेगा बेबी के लिए। शैतानी का नहीं, वही अपना जाना माना उदासी का साहित्य। 27 दिन वो निरंतर लिखता रहेगा और पूरा करेगा अपना पहला और आखिरी उपन्यास। अहम कह लो जजमान 150 पृष्ठों का पतला सा उपन्यास है, जिसमें ऊपरी तौर से गंगोलीहाट के मंदिर में एक दिन छाग बलि दिए जाने का वर्णन है, किंतु भीतर ही भीतर वो ऐसे निर्धन, जड़ और प्रतीक पूजक समाज की कहानी भी सुनाता है जो आश्चर्यजनक रूप से आत्मसंतुष्ट है। लेखक का तेवर आदि से अंत तक निर्मम रूप से तटस्थ है। निर्धन कृषक समाज के शोषक और शोषित दोनों उसके लिए समान रूप से दयनीय और जड़ हैं। इस समाज की वो अमीरी और गरीबी, वो ऊंच और नीच, जिसमें सारा अंतर धोती के बड़ी या छोटी होने का है, बहुत मैली या कम मैली होने का है, बकरे की या मुर्गी की बलि देने का है, किसी पत्थर के आदि शंकराचार्य या ग्राम जोगी द्वारा प्रतिष्ठित किए जाने का है, लेखक के लिए विभत्स और त्रासद है। यद्यपि पशु बलि को निर्धन के शोषण का प्रतीक ठहराकर इस कृति को प्रगतिशील साहित्य के अंतर्गत लाया जा सकता है, तथापि लेखक की ये तटस्थ भंगिमा और बलि के पशु को पूजने और उससे क्षमा मांगे जाने के प्रसंगों पर उसका अतिरिक्त आग्रह मार्क्सवादी चिंतक को लेखक की नीयत के विषय में शंकालु होने का पर्याप्त आधार देता है। कहीं लेखक ये तो नहीं कहना चाहता कि सारा मानव जीवन और कुछ नहीं बलि का अनुष्ठान है, जिसमें लोग बहुत ही सदैव रूप से क्रूर और क्रूर रूप से सदैव होते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि तुम एक उच्चतर सत्ता के लिए हमें अपना वध करने दो, इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। पशु स्वर्गम गच्छ, और हमें और हमारी संतान को इस मृत्युलोक में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य। हमने खड्ग से प्रार्थना कर रखी है कि तुम्हारे छेदन में शीघ्र करे, इसलिए तुम्हें जरा भी कष्ट नहीं होगा। उपन्यास के उत्तरार्ध में एक कौतुकपूर्ण घुमाव तब प्रस्तुत होता है जब छाग बलि देने वाला अमीर स्वयं अगली सुबह दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। वही अमीर गरीब जो बलि अनुष्ठान में साथ थे अब एक मुर्दा फूकने में साझीदार बनते हैं। लेखक दाह संस्कार का भी अत्यंत तटस्थ भाव से वर्णन करता है। मुर्दा फूंक कर लौटे लोगों का आग तापने और नींबू खाने के अनुष्ठान के वर्णन के साथ उपन्यास समाप्त होता है। कोई आश्चर्य नहीं जो इस उपन्यास पर डीडी के प्रगतिशील मित्रों प्रशंसकों में बहुत विवाद हुआ। कुछ विद्वानों ने, जो प्रगतिशील साहित्य में आधुनिकता लाने के लिए लालायित थे, इस कृति की प्रशंसा की, किंतु अन्य विद्वानों ने इसे ह्रासोन्मुख ठहराया। जो हो, यहाँ इस कृति की विस्तृत समीक्षा अभीष्ट नहीं, इतना इंगित करना है कि इस उपन्यास ने ध्यान खींचा था, और अगर डीडी लिखता ही रहता तो आज मुझे इतना कहने की भी आवश्यकता न पड़ती। कृति का उल्लेख वर्तमान कथानक में इसलिए भी अनिवार्य हुआ है कि वो मारकांट को समर्पित है। इसकी 3 टंकित प्रतियों में से एक नायक ने तुरंत नायिका को भेज दी थी। साथ ही शास्त्री जी के नाम एक पत्र भी था जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वो डीडी के कारण अपनी पुत्री को दंडित न करें। डीडी समझ सकता है कि पुत्री को पिता के स्नेह की कितनी आवश्यकता है। वो दोषी है शास्त्री परिवार की सुख शांति भंग करने का, और यद्यपि वो अपराध अक्षम्य है, तथापि वो विनती करना चाहता है कि शास्त्री जी उसे क्षमा कर दें। वो अब उन्हें या उनकी पुत्री को परेशान नहीं करेगा। समाज में जो बदनामी हो गई है वो चिंत्य है। उसे दूर करने के लिए डीडी काश कुछ कर सकने योग्य होता। डीडी को विश्वास है कि समय के साथ ये बात दब जाएगी और सब तरह से समर्थ शास्त्री परिवार अपनी पुत्री का कहीं अच्छा रिश्ता कर सकेगा।
उसी दिन डीडी ने एक और पत्र गुलनार को लिखा कि पिछले पत्र का उत्तर न पाकर मैं चिंतित हूं। मेरा यहां कुछ भी बनता नजर नहीं आ रहा है। मैंने एक उपन्यास जरूर पूरा किया है, लेकिन मैं अपनी बात साहित्य के नहीं, सिनेमा के माध्यम से करना चाहता हूं, और उसकी यहां दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। जैसे भी हो, मुझे बुला लो। शास्त्री जी का उत्तर उसे तुरंत प्राप्त हुआ। इसमें उन्होंने लिखा कि सारे कांड में असली अपराधी मैं ही हूं। अपनी पुत्री का मन समझने और रखने का दायित्व मेरा था। तुम अपने मन में किसी प्रकार की ग्लानि मत लाओ। अब मैंने सारी बात आयुष्मती मैत्री पर छोड़ दी है। उसका आग्रह है कि मैं तुम्हें यहाँ आमंत्रित करूं, सो मैं कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि तुम यहाँ आकर मुझे और मेरी पुत्री को अनुग्रहित करोगे। तुम्हारा उपन्यास मैं पढ़ चुका हूं, या यूं कहूं मैत्रेयी को पढ़ा चुका हूं। यहाँ आओगे तब इसके विषय में बातें होंगी। इसके ही नहीं, तुम्हारे समस्त पत्रों के विषय में भी, जो मैंने सहेज कर रख छोड़े थे कभी, कि कभी सुविधा से उन पर तुमसे विवाद किया जाए। अपने आगमन की तिथि सूचित करो, ताकि तुम्हारे स्वागत का समुचित प्रबंध किया जा सके। इस पत्र के मिलने के महीने भर बाद डीडी ने दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़ी। उसके यूनिट वाले एक सेट पूरा कर चुके थे, दूसरे पर जाने वाले थे। बीच के अवकाश में वो आ गया था। उसके लिए संभव न हुआ कि दिल्ली में हफ्ता 10 दिन रुका रहे, जैसा कि शास्त्री जी और उनकी बेटी चाहते थे। वो 4 दिन वहां रहा। ये 4 दिन उसके जीवन के चांदनी के दिन माने जा सकते हैं, लेकिन इनके विषय में उसे ब्यौरेवार कुछ भी याद नहीं रह गया है। बिंबों की एक फिरकनी सी घूमती है उसके सामने जब वो इस दिल्ली प्रवास का स्मरण करने बैठता है। बिंबों की ये फिरकनी और उसके पीछे भारतीय शास्त्रीय संगीत। गनीमत है इलेक्ट्रॉनिक नहीं। नायिका उन दिनों नायक को बताना चाहती थी कि मैं भी कलाकार बन रही हूं, और इस उद्देश्य से अक्सर गाती थी, या कदाचित इसे यूं कहना चाहिए कि वो इतनी आह्लादित थी कि गाए बिना उससे रहा नहीं जाता था। अलग अलग तर्क के अनुसार अलग अलग वक्तव्य बनते हैं। जो हो, ये प्रसंग हर तर्क से भारतीय शास्त्रीय संगीत पर घूमती बिंबों की फिरकनी का ही प्रसंग है। नायिका आह्लाद में है। नायिका के पिताश्री को ये प्रतीति हो रही है कि घाव भर जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा बाबा विश्वनाथ की कृपा से। नायिका की माता अपनी रुग्ण शैया पर उठ बैठते हुए, सिर पर पल्ला लेते हुए, दृष्टि थोड़ी थोड़ी मिलाते हुए बतिया रही है, किंचित औपचारिक कुमाऊनी में एक लंबे से लड़के से। दूध दे दिया उदय सिंह ने? रस भात पसंद है कि डुबके बनवा लूं? नींद ठीक आई? बेबी परेशान तो नहीं कर रही है? और सुखी हो रही है कि प्रस्तावित घर जवाई सीधा है, अल्प संतोषी है, और खा पी कर जरा शरीर भर जाए तो भव्य व्यक्तित्व वाला भी विष्णु रूप। नायक भी प्रसन्न है। वो आत्मीयता और संपन्नता के इस उच्च मध्य वर्गीय नागर दुर्ग में घुस गया है। अंततः वो इस लड़की का प्यार जो पा गया है, अंततः सब कुछ अपनी शर्तों पर बिना झुके। किंतु कहीं ये चेतना शेष है उसमें कि ये शत्रुओं का तुर्क है। विजित है उसके द्वारा, किंतु है शत्रुओं का ही। यहां जो कुछ है प्रतिपक्ष है, प्रेमिका भी। इसलिए कुछ संकुचित है उसका मन। अकारण सी गलत सलत सी तुनक मिजाजी अथवा अतिशय औपचारिक विनम्रता प्रदर्शित कर रहा है, जिस पर नायिका को हंसी आ रही है। जो हो, वो इतना प्रसन्न तो है ही कि नायिका के इस तरह खिलखिलाकर हंसने पर अथवा उसके तुनकने की ज्यों की त्यों नकल उतार देने पर नाक और होठों के बीच कहीं थोड़ा मुस्कुराए और नायिका की चोटी पकड़ ले अथवा कान खींच दे। नहीं, वो इतना नहीं तुनक रहा है कि नाराज होकर कदम पटकता बहिर्गमन कर जाए। बिंबों की फिरकनी है। तेज तेज घूमते हैं बिंब संगीत के साथ और एक दूसरे में खोने से लगते हैं।
इतनी अल्प अवधि तक टिकता है बिंब विशेष कि उसकी विशिष्टता का चेतन स्तर पर कोई बोध हो नहीं पाता। बोध रह जाता है अनुभवकर्ता के रूप में अपने कहीं न रह जाने का। बोध रह जाता है उस सर्वभक्षी संगीत का जो न तेरा है न मेरा। हिंदी सिनेमा के आलोचक इस बात से खिन्न हैं कि हमारे दिग्दर्शक प्रेमी प्रेमिका को वृक्षों की परिक्रमा में दौड़ते हुए नाचते गाते दिखाते हैं। इसे मेरे सर्वथा सठिया जाने का लक्षण मान लीजिए कि मैं ये मानने लगा हूं कि नाचे गाए बजाए उछले कूदे मारे पीटे दौड़े भागे बगैर मनोयोगी की खांटी अभिव्यक्ति असंभव है। अब यही देखिए ना, इस फिरकनी में कुछ चौखटे ऐसे हैं जिनमें शास्त्री जी और टीडी का दार्शनिक प्रश्नों पर शास्त्रार्थ अंकित है। इस शास्त्रार्थ को सुनकर क्या हमें नायक नायिका का प्रेम समझने में कोई सहायता मिलेगी? इस बहस में डीडी ये कह रहा है कि देवता को कुछ ही समय के लिए बुलाना, कुछ ही समय के लिए अपने को देव तुल्य मानना और फिर स्वधर्म में लौट आना, ये परले दर्जे की बेईमानी है। पूजा करते समय महान और फिर वही कमीने के कमीने, ये क्या बात हुई? शास्त्री जी ये कह रहे हैं कि ये कमीनापन तो विशेष रूप से तुम जैसे कला साधकों के हितार्थ है। उसे अपने में प्रतिष्ठित करके बैठे ही रह जाओगे तो शून्यता में स्वयं भी खो जाओगे। शून्यता से कला नहीं उपजती, शून्यता से संसार नहीं चलता, किंतु उसकी कोई प्रतीति ही न हो तुम्हें, कोरा कमीनापन ही हो तो उससे भी कला नहीं उपजती, संसार नहीं चलता। तथागत हो जाने से नहीं चलता संसार, उससे तो रुक जाता है उल्टे। किंतु तथागत का लेश मात्र भी आभास न होने से जीवन नरक हो जाता है। डीडी जानना चाहता है कि स्वर्ग क्यों नहीं बन सकता धरा पर, हर व्यक्ति देवत्व क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। अब बताइए, इस तथागत से माथापच्ची करते अथवा तुम कुछ नहीं, एक अनाम अभिनेता हो और ये जीवन तुम्हारी एक भूमिका मात्र है जिसे अच्छी तरह निभाना भी तुम्हारा धर्म है और जिसे मात्र एक भूमिका माने रहना भी तुम्हारा धर्म, जैसी स्थापनाओं का विश्लेषण करते हुए इन सिरफिरों की बातों से प्रेम कथानक का क्या बनता बिगड़ता है। ये सही है कि डीडी बार बार ऊंचे स्वर में लानत भेज रहा है अपने पर आध्यात्मिक प्रागैतिहासिक साम्यवाद को धराशायी कर रहा है भौतिक ऐतिहासिक साम्यवाद से। अगर इससे नायिका का पिता उखड़ रहा होता तो इसे हम कथानक की दृष्टि से महत्वपूर्ण मान सकते, किंतु वो मंद मंद मुस्कुराते हुए ग्रहण कर रहा है नायक का योगोचित आवेश। वो मानकर चल रहा है कि बालक अपनी ही परंपरा का है। द्वंद्वात्मकता सांख्य की हो या हीगल की, है तो लफ्फाज द्वंद्वात्मकता ही। शास्त्रार्थ करने वाला शास्त्री ही कहा जाएगा, भले ही उसका शास्त्र मार्क्स मुनि ने लिखा हो। शास्त्री जी के अनुसार ये लड़का शास्त्री है, उसका मार्क्सवादी होना एक गौणतर तथ्य है। पिस्तौल ही लेकर आ जाए और सीने पर रखकर कहे बकवास बंद करो, क्रांति हो गई है, तो बात दूसरी है। अभी तो शास्त्री ही है और अच्छे लगते हैं शास्त्री जी को शास्त्री। मैं समझता हूं कि यही उचित है कि हम इन शास्त्रियों की बहस का ध्वन्यालेख मिटवा दें। केवल उनके मुखों का खुलना, उनकी उंगलियों का नाचना, उनके चेहरे पर भावों का आना जाना देखें बगैर कुछ सुने। वैसे ही जैसे एक कन्याकुमारी जो इनमें से एक शास्त्री की पुत्री और दूसरे की प्रेमिका है, अपने पिता की आराम कुर्सी के पीछे खड़ी हुई देख रही है, आवाजों का भाव पकड़ते हुए, आवाजों का अर्थ अनसुना करते हुए। ये आवश्यक नहीं कि हम भी उसकी भांति मुस्कुराते रहें, कभी प्रेमी को जीभ दिखाएं और कभी पिता की टोपी से खेलें। हम चाहें भी तो उसकी तरह अपनी पोर पोर से ये प्रकट नहीं कर सकते कि मैं इस पुरुष की पुत्री हूं, उस पुरुष की प्रेमिका, और मैं ही हूं जो इन दोनों को यहां मिला रही हूं अपनी प्रीति के रसायन से। शेष जो है शब्दाडंबर है। ध्वन्यालेख में शब्द हटाकर संगीत के स्वर में रख दिए जाएं। बहस जारी रहती है सुबह और शाम की सैर पर। सुबह शाम घूमने का नियम है शास्त्री जी का, 2 मील सुबह 2 मील शाम। अगर कभी बाहर न निकल सकें तो आंगन या बरामदे में ही घूमते हैं। जिस घर में भी जाते हैं उसका आंगन या बरामदा पहले से नाप लेते हैं। यहां से वहां, वहां से यहां टहलते हुए कितने चक्कर काटने पर 2 मील होंगे। नई दिल्ली में इन दिनों सौभाग्य से मौसम साफ है। बाहर गए हैं वो तीनों सैर पर। राजधानी की साफ सुथरी अशोक और गुलमुहर के वृक्षों वाली सड़कें नापी हैं उन्होंने। बहस के बीच बीच शास्त्री जी कोई रोचक पौराणिक कथा, कोई पंडिताऊ सा लतीफा सुनाते रहे।
और हंसते रहे हैं वे तीनों। ठट्ठा कर हंसते हैं शास्त्री जी जब भी हंसते हैं, और आवश्यक होता है कि आप भी उनकी आयु का आदर करते हुए उत्साह से हंसें। कन्या पिता और प्रेमी के मध्य चलती है बहुधा। पिता का हाथ पकड़े ही रहती है और यदा कदा चोरी छिपे पकड़ लेती है प्रेमी का भी हाथ, और पिता इस चोरी को पकड़ लेने के बावजूद अनदेखा करता रहता है। हम उन्हें हमेशा थोड़ा श्रद्धालु दूरी से देखते हैं, और यहाँ भी ध्वन्यालेख में शब्द नहीं, केवल संगीत के स्वर ही होते हैं। मैं ये सब आपको कुछ वैसे ही दिखाना चाह रहा हूँ जैसे कथानायक अपनी फिल्म में इसे दिखाता, किंतु मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मेरे समक्ष रखा गया ये कोरा कागज सिनेमा का पर्दा नहीं है। कुछ यही कठिनाई मेरे सामने इन बिंबों के संदर्भ में आती है जिनमें नायक नायिका प्रेमी युगल की भूमिका में एकांत लाभ करते हुए अंकित हैं। प्रेमी जन यूं भी बहुत निस्सार बातें करते हैं, और यहां तो कम से कम नायिका की ओर से निस्सारता पराकाष्ठा पर पहुंची हुई है। प्यार में बच्चों वाली बातें बड़े बड़े कह और कर जाते हैं, किंतु ये नायिका तो वस्तुतः तुतला रही है, मानो वो एक ऐसे बच्चे से बोल रही हो जिसने अभी बोलना सीखा ना हो ठीक से। कुची कुची, मम्मम, चों, पिची पिची, दुद्दू जैसी शब्दावली से भरे पड़े हैं उसके संवाद। वो कभी नायक की नाक पकड़ कर हिलाती है, कभी उसकी आंखें पीछे से आकर मींच लेती है, कभी उसे अपने पीछे दौड़ाती, कभी उसके पीछे खुद दौड़ पड़ती है, कभी उसका हाथ हाथ में लेकर झुलाती है जोर जोर से, और करती जाती है भविष्य की कल्पनाएं। फिर हम वहां जाएंगे भाई, फिर हम ऐसा करेंगे भाई, फिर हम वैसा करेंगे। इन कल्पनाओं में ऐसा कुछ भी नहीं जो उल्लेखनीय हो। सुख संतोष की बहुत सामान्य सी घरेलू सी कल्पनाएं हैं ये। कोई तथ्य अगर संप्रेषित होता है इनसे तो एकमात्र यही कि एक भविष्य है, और उस भविष्य में ये नायिका इस नायिका के अनुसार इस नायक के साथ है, इस नायक से अभिन्न है। नायक इस सब को ऐसे सुन रहा है जैसे किसी सिर चढ़े किंतु प्यारे बच्चे की बात सुनी जाती है, ये समझते हुए कि वो ना सुनने का अभ्यस्त नहीं है। वो मुस्कुराता है, बीच बीच में मुंह बहुत अविश्वास से मटकाता है, खासकर तब जबकि नायिका अपने को कुशल गृहिणी, तब तक मैं झटपट बना दूंगी दाल भात पपतौले, अथवा सह लेखिका की भूमिका में प्रस्तुत करती है। मैं और तू मिलकर लिख देंगे एक फिल्म कहानी। कुछ बिंबों में वे ऐसे काम करते देखे जा सकते हैं जो मानवीय प्रेम के सामान्य व्यापार हैं। यथा दौड़म भाग के बाद जब पकड़म पकड़ाई हो जाती है तब वे कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते हुए हाँफते हैं और फिर क्षणिक या सुदीर्घ आलिंगन करते हैं। वे एक दूसरे की थाली में से खा लेते हैं या अपनी थाली में से एक दूसरे को अपने हाथ से खिला देते हैं। वे, खासकर नायिका, मेज के नीचे एक दूसरे का पांव अपने पांव से दबा देते हैं। कभी जब बहुत से लोग साथ बैठे हों कमरे में और बातचीत चल रही हो, वे चोरी से अपलक एक दूसरे को देखते हैं, पकड़े जाते हैं। क्या पशुओं के जोड़ा बैठाने की तरह मानवीय प्यार भी एक नितांत सुपरिचित व्यापार है? यदि ऐसा है तो किसी के प्रेम करने की, प्रेम में पड़े होने की विशिष्टता क्या है? क्या अंत में वो यही कह सकता है कि भले ही ये अनुभव, ये व्यापार सामान्य हो, मैं अनुपम हूं और मेरे अनुपम होने से ये भी अनुपमेय हुआ जा रहा है, किंतु क्या ये नायक अनुपम है? ये नायिका अनुपम है? नायक के व्यवहार की तो सामान्यता तक साधारण है। उस बेचारे को कुछ कुची पिटी पिटी वाले संवाद में अपने बुद्धि कौशल, शब्द सामर्थ्य का उपयोग करके विशिष्टता का दावेदार बन सकने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। नायिका अवश्य अपनी धृष्टता के कारण सामान्य छेड़छाड़ को कुछ विशिष्टता प्रदान कर रही है। हर कोई नायिका बैडमिंटन खेलते समय शटल को नायक के खोपड़े पर स्मैश करने के लिए यत्नशील नहीं रहती। न साधारणतया ये देखा गया है कि नायिका गुसलखाने से तौलिया लपेटकर बाहर आए नायक का तौलिया खींचकर भाग जाती है, और न नायिकाएं, जहां तक मुझे जानकारी है, अपनी माता से बातें करते प्रेमी को बीच बीच में आकर गुदगुदी ही दे देती। और ये तो मेरे सुनने में कभी नहीं आया कि नायिकाएं नहाते हुए गुसलखाने का दरवाजा थोड़ा सा खोलती हैं, अपने गीले चेहरे, गीली बांह की एक उत्तेजक सी झलक दिखाती हैं नायकों को और पूछती हैं पूरी मासूमियत से, वे पर्वत, जंगल, नदी, नाला देखता है?
और जब वासना के हाथों अपना विवेक बेचकर नायक देहरी तक पहुंचते हैं, दरवाजा भड़ से बंद होता है और नायिकाएं भीतर से हंसकर कहती हैं, आहा, बड़ी जल्दी। सच, मैंने कभी नहीं सुना, किंतु संभव है ये जब भी सामान्य हो। मैंने इसीलिए न सुना कि मैं अध्यापक रहा हूं और अध्यापकों को इस तरह की बातें सुनाई नहीं जाती। बाध्य होकर ये बिंब भी हमें लगभग संवाद रहित छोड़ने पड़ते हैं। हम उन्हें देखते हैं, एक दूसरे को हर पोर से, हर कोण से देखते हुए, और संगीत सुनते हैं। इस फिरकनी में कुछ बिंब ऐसे भी हैं जिनमें नायक नायिका घर के बाहर साथ साथ दिखाए गए हैं। कुछ में वे सड़क पर चल रहे हैं, नायक अपनी सारस चाल में हमेशा एक दो कदम आगे, नायिका अपनी एठलाती चाल में हमेशा कुछ कदम पीछे, उससे धीमे चलने का अनुरोध करती हुई। कुछ में वो फिल्म देख रहे हैं, नायिका अपना सिर नायक के कंधे पर टिकाए हुए है और उसके मन में बार बार कुछ ऊल जलूल कह रही है। नायक उसे कभी कभी फिल्म संबंधी अपने तकनीकी ज्ञान से चमत्कृत करने का विफल यत्न कर रहा है। अधिकतर बिंबों में नायक अपने उन इलाहाबादी साहित्यिक मित्रों के साथ है जिनका पिछले दिनों दुर्भाग्य से दिल्लीवास हो गया है। नायक इन सभी बिंबों में नायिका की उपस्थिति से थोड़ा संकोच में, थोड़ा लजाया सा और चिर आशंकित दिख रहा है। सच तो यह है कि वो नायिका को साहित्यिकों के समक्ष प्रस्तुत करना ही नहीं चाहता था। उधर नायिका का हठ था कि तू जहां भी जाएगा मैं भी साथ जाऊंगी। नायक चाहता था, वचन ले चुका था कि नायिका साहित्यिकों के सामने मुंह न खोले और कम से कम हंसे तो हरगिज नहीं। किंतु नायिका थी कि बोलते रहने, हंसते रहने की मानो कसम खाए बैठी थी। नायक के कोहनी मारने या पांव से पांव दबा देने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। नायक का संकोच कुछ और इसलिए बढ़ गया कि नायिका स्पष्ट ही उसके साहित्यकार मित्रों पर हंस रही थी। वो मानो ये कहना चाह रही थी कि ये सब बड़े बुद्धू हैं। है तो तू भी, लेकिन तू जरा प्यारा बुद्धू है। कहीं भी डीडी और उसके साहित्यिक साथियों में किसी बात पर मतभेद होता तो वो बगैर कुछ समझे जाने नायक का जोरदार समर्थन करती और आहा और वाह वाह शैली में अन्य साहित्यकारों को उखाड़ देना चाहती। नायक इसलिए भी खिन्न है कि इन अवसरों पर नायिका अपने तमाम और वस्त्र होते हुए भी नायिका द्वारा कड़की हालत में बंबई से लाई हुई सस्ती शोलापुरी साड़ी ही पहने है और ग्राम कथा के पक्षधरों तक को ऐसी देहाती साड़ी पहनी लड़की कमार मालूम हो सकती है। तब तो और भी जब उसे उनकी गांवों में छूटी हुई पत्नियों की तरह हाथ नचा नचा कर बात करने की आदत हो। हमें नायिका से कितना भी अनुराग क्यों न हो, साहित्यिक सद्भाव के हित में इन बिंबों को भी संवादहीन रखना होगा। फिरकनी में कुछ बिंब ऐसे भी हैं जिनमें नायक किसी और काम में व्यस्त नायिका को या नायिका किसी और काम में व्यस्त नायक को कुछ उस दृष्टि से बांधे है जिससे माता पिता अपनी योग्य संतान को देखते हैं। कुछ बिंबों में दोनों ही निठल्ले मौन के साझीदार हैं और एक दूसरे को कुछ उस तरह से देख रहे हैं जिस तरह दर्पण में अपने को देखा जाता है। कुछ बिंबों में ये एक प्रकार के परम बौद्धिक निठल्लेपन में पंजे से पंजा फंसाए जोर आजमाई कर रहे हैं, मानो जान रहे हैं कि प्यार बहुत ही प्यारे ढंग से खूंखार भी होता आया है। फिरकनी का अंतिम बिंब है प्लेटफॉर्म से छूटती ट्रेन का। नायक खिड़की से हाथ हिला रहा है। शास्त्री जी लाठी पर वजन डाले खड़े हैं। नायिका हाथ हिला रही है। सहसा वो तेज तेज दौड़ती है नायक के हिलते हाथ की ओर, अंगुलियों से छू लेती है उसकी उंगलियां और कुछ कहती है जो ट्रेन की आवाज में खो जाता है। किंतु नायक ने पता नहीं सही या गलत बांच लिया है उन होठों को। जिलेम्बू, वो भी कह रहा है जिलेम्बू, लेकिन गाड़ी की गड़गड़ाहट में उसे न हम सुन पाते हैं और न अब प्लेटफॉर्म पर पीछे और पीछे छूटती जाती नायिका। शास्त्री जी चाहते थे कि ये बात डीडी से आमने सामने कहें, समझा कर कहें, किंतु पुत्री ने पिता को इसका अवसर ही नहीं दिया। बाध्य होकर लिखनी पड़ी है ये बात पत्र में। शास्त्री जी का प्रस्ताव है कि चिरंजीव देवीदत्त आगामी सत्र से दिल्ली विश्वविद्यालय में भर्ती हो जाए और हिंदी में एमए और पीएचडी करे।
शास्त्री जी समझते हैं कि उसके जैसे मेधावी और ज्ञान पिपासु युवक के लिए बंबई का सिने जगत सर्वथा अनुपयुक्त कार्यक्षेत्र है। विश्वविद्यालय में पढ़ना और अनंतर पढ़ाना उसके लिए अधिक अनुकूल होगा। शास्त्री जी सूचित करते हैं कि आयुष्मती मैत्रेयी स्वयं को चिरंजीव देवीदत्त से विवाहित मानती हैं और मैत्रेयी के माता पिता इस युवक को अपनी पुत्री के लिए सर्वथा योग्य वर समझते हैं। इस युवक के सानिध्य में उन्होंने ये जो 4 दिन बिताए वे नितांत सुखद रूप से प्रमाणित कर गए कि पुत्री की पसंद बहुत ही अच्छी है। इतना सौम्य, सुशील, विनम्र और मेधावी युवक वर्तमान युग में दुर्लभ ही कहा जाएगा। शास्त्री जी चाहते हैं कि पुत्री ने जो मान लिया है वो अब समाज द्वारा भी मान्य हो जाए। उन्हें आशा ही नहीं अपितु विश्वास भी है कि चिरंजीव देवीदत्त मैत्रेयी से विवाह करने और शास्त्री शास्त्रानी के साथ रहकर उनकी वृद्धावस्था सुखमय बनाने का अनुग्रह करेगा। चिरंजीव देवीदत्त धन्य हुआ है शास्त्री जी का शुभ प्रस्ताव पाकर। आयुष्मती मैत्रेयी ने जब भी ये समझा हो कि देवीदत्त उसका है, देवीदत्त ने तो प्रथम साक्षात में ही अंतिम निर्णय कर लिया था कि मैं मैत्रेयी का हूं। मैत्रेयी को मेरा होना स्वीकार हो भले ही नहीं। चिरंजीव देवीदत्त के लिए इससे अधिक सुखद स्थिति और क्या हो सकती थी कि आयुष्मती मैत्रेयी ही नहीं, उसके पूज्य माता पिता भी इस अकिंचन को धरा से उठाकर गले लगा रहे हैं। किंतु देवीदत्त जन्म से ही सदा आश्रित और पालित रहा है। उसका युवा मन अब दूसरों का और अधिक आभारी होने से बिदकता हो तो पूज्य शास्त्री जी इस दोष को सहज स्वाभाविक माने, अन्यथा नहीं। चिरंजीव देवीदत्त जानता है कि ये चिरंजीव देवीदत्त का मिथ्या अहंकार ही कहा जाएगा कि वो शीघ्र ही इस योग्य हो जाने की कल्पना कर रहा है कि आयुष्मती मैत्रेयी को अपने ही बूते पर सुखी जीवन प्रदान कर सके। संभव है उसकी ये योजनाएं निष्फल हों। उस स्थिति में थका हारा वो पूज्य शास्त्री जी की शरण में ही आएगा, क्योंकि उस अभागे को इतनी आत्मीयता आज तक किसी से नहीं मिली जितनी इस उत्फट विद्वान से। इस विद्वान के श्री चरणों में बैठकर विद्यार्जन करने का चिरंजीव देवीदत्त के लिए उच्चतम आकर्षण है। कभी उसने कल्पना की थी पीएचडी करने और प्राध्यापक बनने की। अब भी ये कल्पना सुखद ही प्रतीत होती है। जिस आयुष्मती मैत्रेयी को चिरंजीव देवीदत्त ने अपने अपरिपक्व व्यवहार के कारण समाज की दृष्टि में कलंकित कर दिया है, उसे विधिवत अपना लेना उसका कर्तव्य है, एक नितांत आवश्यक अनुष्ठान है। हृदय से तो वो उसे कभी का अपना चुका। आयुष्मती मैत्रेयी, धृष्टता के लिए क्षमा चाहता है देवीदत्त। पूज्य शास्त्री जी की ही नहीं, देवीदत्त की कामना भी अंगजा है। देवीदत्त मात्र ये अनुमति चाहता है कि अपनी कामना की दुहिता को उसकी कामना के अनुरूप जीवन दे सकने का एक यत्न कर देखे। शास्त्री जी पढ़ रहे हैं चिरंजीव देवीदत्त का पत्र और जान रहे हैं कि दूसरों की सलाह पर पुनः मर्मांतक भूल हो गई है। उसने लिखा है कि वो बंबई में ही अभी अच्छे धंधे रोजगार की कोशिश करेगा, नहीं हुआ तो यहां आ जाएगा। पिता, तुम कह रहे हो पुत्री से, पुत्री की मां से। तुम्हारी पुत्री आश्वस्त है कि वो आएगा, और उस पुत्री की व्यवहारिक दुनिया देखी मां आशंकित है, निश्वास छोड़ रही है। और तुम उस पत्र को वहीं खुला छोड़कर बाहर चले गए हो कमरे में, उनके कानों से दूर। अब दुखती कमर को 2 अशक्त हाथों से सहारा देकर तुम छोड़ रहे हो एक गहन निश्वास। तुम्हारी पुत्री ढेगा खड़ी हुई है और कह रही है तुम्हारा हाथ पकड़कर, वो आएगा बाबू, तुम फिक्र मत करना। अच्छा कहकर तुम एक गहरी सांस भरते हो और फिर भीतर चले जाते हो, जहां तुम्हारी पत्नी उस पत्र को आड़ा तिरछा घुमाते हुए अटक अटक कर पढ़ रही है, और कुछ इतना ही दुर्बोध है वो उसके लिए कि बीज गणित ही तो है। तुम कहते हो अपने से, मैं, तू
और वे का ये समीकरण।